नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मुगल एम्पायर को पढ़ रहे हैं। मुगल एम्पायर में हमने शाहजहां से पहले सारी चीज़ों को बता दिया है। आज हम लोग शाहजहां से आगे पढ़ेंगे। देखिए शाहजहां के बारे में क्या दिया है। तो शाहजहां आपको पता होना चाहिए कि आज का जो हमारा मुगल जो एम्पायर है, आज हम पूर्व मुगल जो बचा हुआ है उसको देखेंगे और साथ में आपको उत्तर मुगल पूरा का पूरा उत्तर मुगल बताया जाएगा। अर्थात टोटल यहाँ पे प्रश्न भी कवर किया गया है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी बताया गया है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न। शाहजहां से रिलेटेड, औरंगजेब से रिलेटेड, उत्तर मुगल काल से रिलेटेड सारे चीज़ों को बताया गया है। तो देखिए बिना देर किए चलिए हम बताते हैं शाहजहां से। शाहजहां के बारे में हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम फिर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुगल की शुरुआत जो नींव डाली थी वो बाबर ने डाला था और बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके और यह नींव पर आया था। उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उसका शासक बना। फिर हुमायूं जो है कुछ दिन के लिए उसकी जो मुगल साम्राज्य है वो खत्म हो गई थी। शेर शाह सूरी बीच में आ गया था, तो शेर शाह सूरी के बारे में भी हम अच्छे से बता दिए हैं। साथ में आपको ये भी बता दिए हैं कि और फिर हुमायूं को गद्दी मिलती है, फिर अकबर किस तरह से शासन करता है। चलो, तो कहने का मतलब है 1500 हम अकबर के कार्यकाल को पूरा का पूरा बताए हैं कि किस तरह से अकबर का अभियान रहा है, अकबर ने कौन-कौन से कार्य किए हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम अब शाहजहाँ से पढ़ते हैं। शाहजहाँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहजहाँ का जो मूल नाम है, इसका मूल नाम खुर्रम है और इसका जो कार्यकाल रहा है 1628 से लेकर के 1658 तक चला है। तो मूल नाम इसका खुर्रम हुआ। यही खुर्रम जो है शाहजहाँ के रूप में उसके पिताजी उपाधि देते हैं और शाहजहाँ के रूप में वो शाहजहाँ बन जाते हैं। और शाहजहाँ कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों से डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप पीछे वाला देख लेंगे एक बार फिर से। 5 जनवरी 1592 को इसका जन्म हुआ है। जन्म से पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका जन्म। 24 फरवरी 1628 को गद्दी मिल जाती है इसकी। 24 फरवरी 1628 को गद्दी पर मतलब मुगल एम्पायर की गद्दी पर आ जाता है। और इस तरह से इसको जो है ध्यान रखना है कि सिकंदर किरण ए सादी उपाधि मिली थी। किरण ए साजी की उपाधि मिला था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। विवाह इसका किसके साथ हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज कहते हैं हम, इससे शादी किया था ये। तो इस तरह से आप देख लीजिए इसके परिवार के बारे में थोड़ा। इसके कुल 14 बच्चे हुए थे। 14 बच्चे में हम जान लेते हैं कि 7 की मृत्यु हो गई और 7 ही जीवित रहा। शाहजहां के 14 बच्चे में से ध्यान रखना है आपको, टोटल शाहजहां के 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की हो जाती है मृत्यु। 7 मर जाते हैं और 7 ही जीवित रहते हैं। उन्हीं 7 में से हमको पढ़ना है। एक दारा शिकोह है, एक औरंगजेब है, एक मुराद बख्श है और एक शाह शुजा है। ये सब उनके लड़के हैं और 3 लड़की थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि ये शाहजहां के पूरे परिवार है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। इससे भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हम इसको कवर किए हैं। तो आगे चलिए। और इसके माता का नाम मुमताज था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि अर्जुमंद बानो बेगम उसका मूल नाम था और शाहजहां उससे मुमताज के नाम से पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है शाहजहां के विजय अभियान। तो शाहजहां का जो विजय अभियान है, ध्यान रखेंगे। ये विजय अभियान जो मेवाड़, सबसे पहले वो मेवाड़ को जीतता है 1614 में ही। जब जब इस समय जहांगीर का ही शासन हुआ कर 1614 में ही ये अमर सिंह के पर आक्रमण करता है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं। तो जिसके कारण अमर सिंह पर जीत दर्ज करने के कारण उसके पिता उसको शाहजहां के उपाधि दे देते हैं। तो शाहजहां की उपाधि मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता दिया हूं आपको। 1615 में 1615 में संधि मतलब अमर अमर सिंह के साथ हो जाता है। मेवाड़ के शासक है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ना तो अकबर ना तो जहांगीर इसको मिला पाता है। शाहजहां ही है जो संधि करने पर विवश कर दिया था महाराजा अमर सिंह को। तो महाराजा अमर सिंह एक राजपूत थे और इन्होंने जो है ना संधि करी थी। संधि के शर्तें भी रखे गए थे। संधि की शर्तें मैं बता चुका हूँ पहले ही, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दक्षिण विजय अभियान करता है वह, और दक्षिण विजय अभियान के बाद जो है अहमदनगर को जीत लेता है। फिर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन
मतलब कहने का मतलब है कि जिस समय गद्दी पर नहीं बैठा था, उसी समय से वो अभियान जहांगीर के कान से ही शुरू कर दिया था। अब उसके बाद 1627 में हो जाती है जहांगीर की मृत्यु। अब हो जाता है कि उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगता है, मतलब कहने का मतलब कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेहरुन्निसा जो कि नूरजहाँ थी, तो नूरजहाँ चाहती थी कि हमारा दामाद जो है ना शासक बने। वही उसका भाई असफ खां था, जो चाहता था कि नहीं हमारा दामाद बने। तो इस तरह से दोनों के बीच कुछ दिन युद्ध चले हैं। तो 1627 में मरने के बाद 1628 में उसको गद्दी मिलने का यही रीजन है कि कुछ दिन तक जो है ना युद्ध का कार्यक्रम चला, जिसमें असफ खां जो है ना सबको मरवा देता है, और लास्ट में उसी का दामाद जो है खुर्रम नाम का व्यक्ति, जो कि शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है 1628 में। तो यहाँ से अब यहाँ पे देखिए इसके भी शासन काल में कुछ विद्रोह हुए हैं। विद्रोह सबसे पहला जो विद्रोह हुआ बुंदेला का विद्रोह हुआ, और ये बुंदेल का विद्रोह जो है ना जुझार सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला विद्रोह जुझार सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसको जो है अंत कर दिया गया शाहजहां के द्वारा। फिर खान जहां लोदी के द्वारा विद्रोह किए गए। खान जहां लोदी के द्वारा विद्रोह किए गए, और 1631 में लोदी के मृत्यु दंड की सजा दे दी गई पकड़ करके। तो इस तरह से खान जहां लोदी का भी विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद पुर्तगाली की उदंडता को खत्म किया गया। पुर्तगाली लोग आ गए थे उससे पहले, तो यहाँ पे कुछ उदंडता करने लगे थे। तो मुगल सैनिक को जो है ना भगाने लगे थे ये पुर्तगाली लोग, और महिलाएं से शादी करने लगे थे। यहाँ के महिला से शादी जबरदस्ती करने लग गए, उसको ईसाई धर्म थोपने लग गए थे। ये सब उदंडता जो है ना पुर्तगाली लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है इनके जो है कासिम खां को भेजा गया दबाने के लिए। इस बात को मतलब उसके पुर्तगालियों को से लड़ने के लिए कासिम खां के नेतृत्व में सेना गई, और उदंडता को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है हमको कि पुर्तगाली की उदंडता को कैसे समाप्त किया गया इनके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। सिख का विद्रोह हुआ है इनके शासनकाल में। तो अर्जुन देव सिंह की हत्या जो है ना इसी के कारण से, सिख विद्रोह के कारण जो है अर्जुन देव को हत्या कर दिया गया। तनाव जो है ना दोनों में हमेशा मुगलों और सिखों के बीच हमेशा तनाव रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि शाहजहां के काल में भी मुगल और सिख एक दूसरे से संघर्षपूर्ण रहे। इसका कारण एक ही है कि अर्जुन देव की हत्या। अर्जुन देव का हत्या करने का मेन रीजन था कि जो है इसने जो है सिख अर्जुन देव की हत्या इसके पिता ही ने करवा दिया था, जहांगीर ने करवा दिया था। तो इसके कारण जो है ना दोनों में संघर्ष चलता रहा। इसका मेन रीजन यही है, और विद्रोह करने का रीजन वही है। ध्यान रखेंगे संघर्ष बहुत लंबा चला है उसका, इसलिए। आगे है साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें अभियान की, अभी तक तो हम विद्रोह की बात किए हैं। अब हम साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं कि किस तरह से शाहजहां के कार्यकाल में साम्राज्य को विस्तार भी किया गया। सिर्फ विद्रोह ही नहीं किया गया बल्कि विस्तार भी दिए गए। दक्षिण अभियान की बात करें तो अहमदनगर को उसने 1629 में जीत लिया। अहमदनगर को 1629 में उसने जीत लिया और अपने में मिला लिया। गोलकुंडा तथा बीजापुर को नहीं मिला पाया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि वह अहमदपुर को तो जीत लिया, लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर को अपने में नहीं मिला पाता है। यही जो है ना आगे चल करके अगला साम्राज्य जो है औरंगजेब आता है वही मिलाता है। तो हम जानेंगे किस तरह से औरंगजेब मिलाया है। अभी फिलहाल जो है ना गोलकुंडा और बीजापुर को शाहजहां नहीं मिला पाता है। सभी पुत्र अलग अलग जगह पर जो है ना सूबेदार रहते हैं। इसके समय जो है ना सभी जो पुत्र है सभी अलग अलग के सूबेदार बने हुए रहते हैं। मतलब जैसा कि हम बताए हैं कि इसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्र अलग अलग का सूबेदार था। अब देखिए कंधार अभियान करता है। कंधार अभियान यहाँ फारस का अधिकार था। फारस का अधिकार था कंधार पर। तो यहाँ 1638 में शाहजहां ने इस पर अधिकार कर लिया, मतलब आक्रमण करके वहां पे शाहजहां ने 1638 में कंधार को भी उसने जीत लिया। अब शाहजहां द्वारा निर्माण किए गए जो कुछ स्थापत्य कला है उनको पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। दिल्ली का लाल किला उसी ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। जामा मस्जिद उसने बनाया था। आगरा के किला में मोती मस्जिद, आगरा के किला में मोती मस्जिद जो है ना शाहजहां ने बनवाया था। एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है जो औरंगजेब बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगरा के किले में अगर मोती मस्जिद पूछा जाए तो शाहजहां ने बनाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। दीवान आम और दीवान खास
दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण उसने करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, लेकिन इसका रूपरेखा जो है तैयार करने वाला उस्ताद ईसा था और कलाकार अहमद लाहौरी था। इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे और कम समय में रिवीजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसको अगर रिवीजन किए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ताजमहल का निर्माण कराने वाला तो शाहजहाँ है, लेकिन रूपरेखा कभी-कभी पूछ देता है किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। वही कलाकार जो है पूछा जाता है, तो कलाकार अहमद लाहौरी था। अब 1631 की बात कर लेते हैं कि 1631 1653 22 वर्ष का समय रहा ये, जो 1631 से 1653 ये संगमरमर से बनाया गया। मतलब ये जो ताजमहल जो बना था वो 1631 में निर्माण स्टार्ट हुआ और 1653 में बनकर तैयार हुआ, यानी टोटल 22 वर्ष लगे हैं। और एग्जाम में पूछे गए हैं कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ और कब इसका निर्माण खत्म हुआ, ये चीज़ पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ों को यहाँ पे डाला गया है। और किसका ये बना था, तो संगमरमर का बना था, इस बात को ध्यान रखेंगे। मयूर सिंहासन को शाहजहाँ बनाने वाला था। मयूर सिंहासन से भी एग्जाम में आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तख्त-ए-ताउस, तख्त-ए-ताउस जिसको कहते हैं मयूर सिंहासन को, याद रखेंगे तख्त-ए-ताउस किसने बनाया था, तो शाहजहाँ ने बनाया था, उसी को मयूर सिंहासन भी कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो है यह सोने से ढका था, मतलब बिल्कुल सोना उस पर लगा हुआ था इसमें, और कोहिनूर हीरा भी उसमें लगा था, कोहिनूर हीरा होगा, लगे थे उसमें। 1739 में नादिर शाह इसको लूट करके ले जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम नादिर शाह के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बता दिए हैं कि इसको बनाने वाला शाहजहाँ था और इसमें जो है ना कोहिनूर हीरा लगा था, इस और सोने से ये ढका हुआ था। ऐसा गद्दी मतलब राजगद्दी बनाया था और उसी गद्दी पर शाहजहाँ बैठता था। तो तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला प्रथम अगर मुगल एम्पायर पूछा जाता है, मुगल सम्राट पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यही शाहजहाँ है जो प्रथम है और इसी ने ही बनवाया था। और इस लास्ट में जो है ना नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होगा, तो इसको लूट के ले जाएगा। तो उस समय कौन शासक था ये भी हम जानेंगे उत्तर मुगल काल में। परीक्षा उपयोगी तथ्य, अब परीक्षा उपयोगी तथ्य को जान लेते हैं कि कौन-कौन से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो याद रखिए कि इस पूछा गया है कि दिल्ली से आगरा राजधानी, आगरा से दिल्ली लाने वाला राजधानी कौन लाया था? तो पहले जो है ना अकबर के काल में जो है ना फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है, आगरा में राजधानी हुआ करता था, लेकिन शाहजहाँ के काल में अब जो है ये फिर से ट्रांसफर होकर के दिल्ली में ला दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। यमुना के दाएँ तट पर ये दिल्ली है, इस बात को ध्यान रखना है। शाहजहानाबाद यहाँ पे इसी ने बनाया था यमुना के तट पर, इस बात को ध्यान रखना है। संगीतज्ञ, उनके जो दरबार में संगीतज्ञ कौन रहते थे, तो लाल खां नाम का संगीतज्ञ रहते थे, वही अकबर के दरबार में तानशाह, बैजू बावरा मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद है इनको जो है ना शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि दी थी, तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि किसे दी थी, तो शाहजहाँ को दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिजदा और पैबोस को समाप्त कर दिया, सिजदा और पैबोस जो है ना ये ध्यान रखेंगे। सिजदा का मतलब होता है चूमना और पैबोस का मतलब होता है मतलब इस तरह से बलबन ने जो स्टार्ट किया था सिजदा पैबोस को, जो कि हम सल्तनत काल में ही बता दिए थे, इसको समाप्त कर दिया। कहा कि नहीं नहीं, जो हम राजा है इसका मतलब क्या नहीं कि उस तरह का नियम कानून जो है ना गैर इस्लामिक है, इसीलिए इसने इसको बंद करवा दिया, बलबन के जो द्वारा जो सिजदा पैबोस किया गया था। तो याद रखिएगा कि किसने चालू करवाया, किसने बंद करवाया, क्योंकि एग्जाम में यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन में बलबन भी रहता है, ऑप्शन में शाहजहाँ भी रहेगा, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि इसने ही बंद कराया था। अब होता है, अब इस तरह से हमने जान लिया कि इसके मतलब किस तरह से इसके कार्यकाल चले हैं। अब होता है इसका अंत आने वाला समय में, उत्तराधिकार का युद्ध। इनके बेटों के बीच जो है ना युद्ध होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं उत्तराधिकार के युद्ध। जैसा कि जहांगीर नियम बना चुका था कि बड़ा बेटा ही राज्य करेगा, लेकिन इस नियम को उसके कोई भी बेटे पालन नहीं करता है, सब अपने-अपने मतलब युद्ध के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में क्या-क्या होता है। 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गया, ठीक है? 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है और जब बीमार पड़ता है, तो सभी भाइयों में गद्दी के लिए होड़ लग जाती है। मतलब सब के सब कहने लग जाते हैं कि अब हम लेंगे गद्दी तो हम लेंगे। बीमारी का नाम सुनते ही सभी मतलब सूबेदारी छोड़ गद्दी से के लिए आ जाते हैं। अब सब के सब अपना-अपना सूबेदारी, जैसा कि मैंने बताया था कि सूबेदारी सब कर रहे थे, लेकिन सभी गद्दी को लेने के लिए सब सूबेदारी छोड़ देते हैं और
चल देते हैं। इस तरह से देखिए कि कौन कहाँ का सूबेदार था ये पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना दारा सिंह यहाँ का सूबेदार था, यहाँ दिल्ली के साइड में पड़ता है। वही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साइड में आपको ध्यान रखना है शाह शुजा था, और यहाँ जो गुजरात के साइड में मुराद था, और दक्षिण के साइड में औरंगजेब थे। तो इस तरह से ये यहाँ के सूबेदार बने हुए थे। मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया कि कौन कहाँ का सूबेदार था। चारों तरफ से सूबेदार बेटा को बना रखा था, लेकिन अब सभी सूबेदारी छोड़ करके गद्दी के लिए आ जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। अब देखिए युद्ध जो लड़ा गया है, इसको बादशाह देव का युद्ध आप कह सकते हैं। ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं कि बादशाह देव अर्थात बाद से बहादुरपुर का युद्ध हुआ, ध से धर्मट का युद्ध हुआ, शाह से शाहमूगढ़ का युद्ध हुआ, और देव से देवराय का युद्ध हुआ। तो आपको इस तरह से बादशाह देव आपको ध्यान रखेंगे, ताकि ये ध्यान रहेगा कि आपको कौन से युद्ध हुए हैं। और अब ये पूछा जाता है कि जो है ना मुगलों एम्पायर में जो शाहजहां के कार्यकाल में जो उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए थे, तो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, ये पूछ दिया जाता है। तो ऐसे आपको इस ट्रिक से याद रहेगा। चलिए, प्रथम युद्ध दारा सिकोह और शाह शुजा के बीच होता है। दारा सिकोह और शाह शुजा के बीच होता है। दारा इसमें जीत जाता है। प्रथम युद्ध बहादुरपुर के युद्ध में दारा जीत जाता है, और हालांकि दारा एक सहिष्णु शासक था। हम आगे दारा के विषय में आपको बढ़िया से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम अभी जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए कि दारा एक सहिष्णु था, यहाँ पे दारा जीत जाता है। लेकिन जैसे ही धर्मट के युद्ध होता है, धर्मट के युद्ध में दारा और औरंगजेब जो है, दारा और औरंगजेब के बीच होता है। औरंगजेब यहाँ पे जीत जाता है। इसका कारण ये है कि मुराद औरंगजेब का साथ दे देता है। अब दो भाइयों की शक्ति मिलकर के एक भाइयों को परास्त, दारा को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। यहाँ औरंगजेब विजय हो जाता है। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है, और सामूगढ़ के युद्ध में, अब यही सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब जीतता है और अपने को राजा घोषित कर देता है। इसीलिए राजा घोषित करते ही राजा घोषित कर देता है। अब जो है दारा दारा का शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गया। यहाँ पर भी मुराद उसका साथ देता है। ध्यान रखेंगे कि मुराद यहाँ पर भी इसका साथ देता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि अब दारा एक बार फिर आक्रमण कर देता है। तब लगता है कि अब ये तो गद्दी मिल चुका है, अपना राज्याभिषेक करा चुके हैं, लेकिन फिर भी दारा जब क्या कहते हैं, दारा जब आक्रमण कर देता है, तो दारा आक्रमण करता है, तो अब इस समय दारा को ही पकड़ करके मार ही देता है, खत्म कर देता है दारा को, दारा सिकोह को। तो अब इसके पास बस फिर दोबारा से गद्दी मतलब प्राप्त करता है। तो पूछा जाता है कि दो बार राज्याभिषेक करने वाले मुगल शासक कौन है, तो यही औरंगजेब का नाम आता है, क्योंकि एक बार कर चुका होता है, लेकिन फिर से दारा आक्रमण करने के कारण दारा को पकड़ करके यहाँ पे हत्या कर देता है। अब यहाँ पे इसका जो है पूरा प्रतिद्वंदी खत्म हो जाता है, यहाँ से औरंगजेब का शासनकाल चलने लग जाता है। तो देखिए किस तरह से युद्ध हुआ। अब हम शाहजहां को कैद कर लेता है, क्या कर लेता है औरंगजेब, क्या करता है शाहजहां को कैद कर लेता है, और कैद करके उसको 1658 में कैद करता है, और 1666 तक कैद रहता है, और वही में उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, स्वाभाविक है। अब उस समय पिताजी जिंदे हैं और उत्तराधिकार के युद्ध लड़ने लग गया, तो स्वाभाविक है कि कैद करके उसको क्या कर लेता है। और जब जब औरंगजेब कैद करता है, तो उसको पता चलता है कि जो हमारे पिता थे, वो पूरा का पूरा अपना पूरा जीवन का जितना पैसा था, सब के सब स्थापत्य मतलब ताजमहल बनाने में, भव्य-भव्य चीज़ें बनाने में खत्म कर दिया है। तो इसको लगता है कि इसको जो है ना इस तरह का कैद किया जाए कि वो ताजमहल के सामने ही एक कैद खाना बनवाया, और उसके सामने ताजमहल के सामने एक खिड़की बना दिया। कहा कि जीवन भर तुम इसको देखते रहो, क्योंकि जीवन भर तुमने ऐसा ही यही बनाया है। तो उसी को देख कहा जाता है कि उसी को देखते-देखते उसकी मौत हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना कट्टर शासक था वो, समझ सकते हैं। अपने भाई को हत्या किया, भाई के साथ पिता का भी मतलब कैद में डाल दिया, और कैद में ही उसको ताजमहल देखते-देखते उसको मृत्यु हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पढ़ने में थोड़ा-सा इंटरेस्टेड है, लेकिन ध्यान रखने का ये सारी चीज़ अगर याद रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप इसका मृत्यु कब हो गया? 1666 में इसकी मृत्यु। अब दारा सिकोह एक सहिष्णु था, तो दारा सिकोह के बारे में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि दारा सिकोह के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर दारा सिकोह कैसे सहिष्णु था, कैसे पता चलता है कि वो सहिष्णु था। तो दारा सिकोह सहिष्णु था, हिंदू ग्रंथ अच्छे से पढ़ा था वो। वो हिंदू का ग्रंथ, मुस्लिम होते हुए भी हिंदू का ग्रंथ अच्छा से पढ़ा था, इसीलिए वो सहिष्णु था। और वेद उपनिषद भी पढ़ा था वो, वेद उपनिषद भी पढ़ा था वो, इसीलिए सहिष्णु था। भगवत गीता, रामायण, उपनिषद फारसी में अनुवाद कराया था इसने।
मतलब इस सब को इसने क्या कराया था, फारसी में अनुवाद किया था। पूछा गया है एग्जाम में कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो ये दारा सिको कराया, ये एग्जाम में आ चुका है। और इस उपनिषद का नाम उसने क्या रखा था, तो सिर्र अकबर नाम पूछा गया है कि जो दारा सिको ने जो फारसी में अनुवाद कराया था उपनिषद का, उसका नाम क्या रखा था, तो सिर्र अकबर नाम उसका रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और लेनपुल नाम का व्यक्ति ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी, मतलब छोटा अकबर इसी को कहा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अकबर जैसा इसका स्वभाव था, बिल्कुल अकबर जैसा ही सब कुछ था, इसीलिए लघु अकबर के संज्ञा दी, क्योंकि इसने ही मतलब अगर दूसरा कोई सहिष्णु आया मुगल सम्राट में तो यही दारा सिको था। हालांकि दारा सिको की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं। जहांगीर का मूल नाम पूछा जाता गया था, तो आपको अभी बता दिए खुर्रम, इसका खुर्रम नाम था मूल। ठीक है, सॉरी जहांगीर कह रहे हैं, शाहजहां, सॉरी शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का मूल नाम पूछा जाता है, तो शाहजहां के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो शाहजहां का मूल नाम क्या था, खुर्रम। इसका जन्म कब हुआ था, तो अभी हम बता दिए हैं कि जन्म कब हुआ था, 1592 में इसका जन्म हुआ था, अभी हम बताए हैं। माता का नाम इसका क्या था, तो माता का नाम क्या, जहांगीर ने किससे शादी किया था इसका, किसे, मेहरुन्निसा थोड़ी ना इसका माता का नाम था। इसके माता का नाम, तो माता का नाम जो है ना पूछा गया है एग्जाम में, माता का नाम जगत गोसाई था, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुमताज का मूल नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम, अभी बताए हैं कि अर्जुमंद बानो बेगम उसका मुमताज का मूल नाम था। तीर्थ यात्रा कर, तो तीर्थ यात्रा कर को इसने जो है क्या कर दिया, चालू कर दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और शाहजहां के समय दक्कन का गवर्नर, तो शाहजहां के समय ये जो है ना दक्कन का गवर्नर कौन था, ये पूछा गया है। तो शाहजहां के समय दक्कन का जो गवर्नर था, ध्यान रखेंगे, दक्कन दक्षिण जो औरंगजेब था, यह ध्यान रखेंगे। औरंगजेब क्योंकि उसने अपने चारों बेटों को चारों तरफ लगा रखा था, तो दक्षिण में जो जो सूबेदार बना था वो उसी का बेटा था। और शाहजहां ने उत्तराधिकार को उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो शाहजहां ने कहा था कि मेरे मरने के बाद जो है ना दारा सिको जो है ना बनेगा राजा, लेकिन दारा सिको राजा नहीं बन पाया। गुण समंदर की उपाधि किसने दी थी, तो लाल खा उसके दरबार में एक संगीतज्ञ था जिसको उसने गुण समंदर की उपाधि दी थी। कोहिनूर हीरा किसने लगाया, कहाँ लगाया था, तो उसने मयूर सिंहासन जिसके तख्ते हाउस कहा गया उसमें लगाया था। ठीक है, जामा मस्जिद किसने बनाया था, तो आगरा का जामा मस्जिद जो है ना वही बनाया था। उसके बाद है स्वर्ण युग, क्या चीज का स्वर्ण युग कहा गया है इसके काल को, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। लघु अकबर किसे कहा गया है, तो लघु अकबर जो है ना अभी दारा सिको को कहा गया है। तो इतना जितना भी हम अभी बताए हैं सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये चीज तो आपको याद होना ही चाहिए, और साथ में कहानी भी याद होना चाहिए। तो सारी चीज मैंने अभी बता दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे आ जाता है औरंगजेब का काल। अब औरंगजेब को पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने क्या क्या किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके कैद में डाल देता है, और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब जो है ना अपने भाइयों के बीच लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई शुरू करने के बाद लास्ट में जो है ना देवराई का युद्ध में दारा सिको को मार करके राजा बन जाता है। अब यहाँ से उसकी शासन हो जाती है प्रारंभ। जन्म की बात कर ले तो जन्म जो है इसका 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। पिताजी इसका कौन थे, शाहजहां थे। माता जी कौन थे, तो मुमताज। मुमताज जो है ना इसकी माता, ठीक है, जिसको हम अर्जुमंद बानो बेगम कहते हैं। मुमताज के 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 वो जीवित रहा और 7 वो मर गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। गुरु इसका कौन था, तो मीर मोहम्मद हकीम जो है इसके गुरु थे, मीर मोहम्मद हकीम। अब पत्नी का नाम इसका पूछा जाता है एग्जाम में, तो दिलरास बानो बेगम, अर्जुन के औरंगजेब के पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। इसका उपनाम कहे तो रबिया उद दौरानी इसका उपनाम था। ठीक है, रबिया उद दौरानी। अब हम बात कर लेते हैं इसके पुत्र और पुत्री की। इसके भी पुत्र और पुत्री के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि बात करें पुत्र की, तो पुत्र जो है ना इसके 4 पुत्र हुए। मोहम्मद शाह हुआ, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सुल्तान हुआ, बहादुर शाह प्रथम हुआ, और उसके बाद है मोहम्मद काम बख्श हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि इसके पिता का नाम सब में उन्नीसा सब में लगा है, तो एगो एगो जेब था,
एगो जीनत था, एगो बद्र था, एगो जब था। इसमें थी, ध्यान रखेंगे। तो ये सब में निशा निशा लगा है, उन्नीसा उन्नीसा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि उसके पुत्र का नाम आपको ध्यान रखेंगे, मोहम्मद मोहम्मद आजम था। तो आजम ही आगे चल करके शासन करता है, इसलिए आजम को ध्यान कर लीजिए। ये आजम आगे चल करके इसी का उत्तराधिकार बनता है। और मोहम्मद सुल्तान है, बहादुर शाह प्रथम है, और बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद है मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, कामबख्श था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसके पुत्र थे। अब हम बात कर लेते हैं उपाधि। तो बहादुर बहादुर जो है ना, साज उपाधि दिया था, बहादुर शाहजहां के द्वारा दिया गया था। अब इसको हम सबसे पहले आपको बता दें कि औरंगजेब को बहादुर की उपाधि मिली थी। औरंगजेब को तो पूछा गया एग्जाम में कि बहादुर की उपाधि किसे मिला था। तो बहादुर की उपाधि जो है ना, औरंगजेब को मिला था। काहे मिला था? तो शाहजहां ने इसको दिया था। क्यों? क्योंकि एक बार एक मेला में क्या हुआ था कि हाथी का भगदड़ मच गया था। अब हाथी का भगदड़ मचने के कारण जो है, हाथी तो सनक गया। हाथी सनक गया तो अब हाथी को कंट्रोल कौन कर सकता है? तो औरंगजेब उस हाथी को कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए इसको कहा कि तुम बहादुर हो, और बहादुर की उपाधि उसने शाहजहां ने दे दिया। मतलब कहने का मतलब कम ही उम्र में इसने ऐसा कर रखा था, तो इसलिए बहादुर की उपाधि उसको दे दिया था। उसके बाद है आलमगीर। आलमगीर जो है, इसको कहा गया है, आलमगीर काहे कहा गया है? क्योंकि ये जो है कई तरह के जीत दर्ज किया, इसलिए इसको विश्व आलमगीर का मतलब है विश्व विजेता, और आलमगीर की उपाधि से मिला हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। शाही पोशाक में दरवेज इसका नाम है। ठीक है, ये मतलब नशा न करने के कारण, मतलब ये सादा जीवन में जीता था, राजा होते हुए भी एक तरह से सादा जीवन जीता था, इसीलिए इसको हम शाही पोशाक में एक दरवेश के नाम से जानते हैं। तो कहा गया है कि किस मुगल सम्राट को शाही पोशाक में एक दरवेश के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। क्यों? क्योंकि ये नशा नहीं करता था, ना ही एकदम सीधा मतलब सादा रहन सहन में रहता था। और जिंदा पीर भी इसको कहा गया है। क्यों जिंदा पीर कहा? क्योंकि ये शरीयत के नियम को लागू कराने में कठोर नियम बरता, मतलब कट्टरता से पूरा शरीयत के नियम को लागू करवाया, इसीलिए इसको जिंदा पीर भी कहा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाफिज इसको कहा गया है। क्यों हाफिज कहा गया है? क्योंकि ये कुरान को कंठस्थ कर रखा था, इसीलिए इसको हाफिज कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, इनके उपाधियों से एग्जाम में पूछा जाता है। आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि भी मिला है। और आलमगीर बादशाह की गाजी की उपाधि कब मिला? जब इसने दारा को मार करके गद्दी पर प्राप्त कर लिया, तब इसका नाम आलमगीर बादशाह गाजी पड़ गया। तो इस तरह से इसके उपाधियों से एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए हमने सभी उपाधि को किया है। तो याद कर लीजिए क्या क्या उपाधि इनको मिला है। बहादुर की उपाधि मिला, क्यों मिला मैं बता दिया हूँ। आलमगीर की उपाधि मिला, क्यों मिला? शाहजहां शाही पोशाक में दरवेज कहा गया, जिंदा पीर कहा गया, हाफिज कहा गया, आलमगीर बादशाह गाजी भी कहा गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना बात अगर ध्यान रहेगा तो उपाधि से आपका गलती नहीं होगा। चलिए अब हम राज्यभिषेक की बात कर लेते हैं कि राज्यभिषेक इसके 2 बार होते हैं। पूछा जाता है कि राज्यभिषेक जो है ना, राज्यभिषेक कितने बार हुए हैं? तो 2 बार हुए हैं। एक बार 31 जुलाई 1658 को हुआ है, एक बार 15 जून 1659 को हुआ है। 2 बार इसका राज्यभिषेक हुआ है। यहाँ पे दिल्ली में हुआ था, और अब देवराय के युद्ध के बाद जो हुआ, ये लास्ट में देवराय के युद्ध के बाद हुआ। एक बार इसने दिल्ली पर अपना मतलब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब वो करवा लिया गद्दी पर, मतलब राज्यभिषेक करवा लिया। और दूसरा बार इसने कब करवाया? जब इसने, ध्यान रखेंगे, जानेंगे कि विद्रोह जो है ना, औरंगजेब के शासन कार्यकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, और किस तरह से अंग्रेज का जो औरंगजेब का जो कार्यकाल रहा है। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में उसका पहला राज्यभिषेक हुआ था, और 15 जून 1659 को देवराय के युद्ध में दूसरा राज्य जीत दर्ज करने के बाद दूसरा राज्यभिषेक हुआ, मतलब राजा 2 बार वो चुने गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। जानेंगे कि उसका जो है ना, जब वो राजा बन जाता है बिल्कुल, तो उसके बाद उसके राज्य शासन में विद्रोह होना लाजमी है। क्योंकि पहले से भी आप देखते आ रहे हैं कि मुगल जितने भी साम्राज्य बने हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र अभियान के लिए अपना कदम उठाया है। तो उस परिस्थिति में कुछ न कुछ दुश्मन होंगे जो उनका विद्रोह करेगा। तो पहला विद्रोह जो हुआ है औरंगजेब के, ये देखिए, पहला विद्रोह जो है ये गोकुल का विद्रोह है। गोकुल का विद्रोह दिल्ली और आगरा में किया गया था 1699 में। और इस तरह से, सॉरी 1669 में, 1699 नहीं, 1669 में। और 1670 में दूसरा बार इसका विद्रोह होता है।
ठीक है, तिलपत का युद्ध में, ठीक है। तिलपत का युद्ध जो है जाकर के हसन अली खां ने दमन कर दिया। हसन अली खां ने मतलब वहां पे दमन किया है जाकर के। तो इस तरह से तिलपत का युद्ध होता है। पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले विद्रोह कब हुआ, तो गोकुल का विद्रोह होता है दिल्ली आगरा में। फिर उसके बाद होता है तिलपत युद्ध, जो कि हसन अली खां के द्वारा उसको दबा दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा राम विद्रोह करता है, और राजा राम जो है विद्रोह करता है, तो चूंकि औरंगजेब एक कट्टरपंथी इस्लामी कट्टरपंथी शासक था, इस्लाम को मतलब शरीयत के अनुकूल वो चलाना चाहता था शासन व्यवस्था को। इसीलिए इसीलिए देखा कि भाई जब औरंगजेब ही कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं कट्टरपंथी दिखाना चाहिए। इसलिए राजा राम राय ने क्या किया, अकबर के अवशेष मतलब जहां दफनाया गया था अकबर को, वहां से उसके दफन के निकाल लिए और निकाल करके उसको जला दिए, ताकि औरंगजेब को दुख हो। तो दुख करने के लिए और जो में उन्होंने विद्रोह कर दिया, और बहुत विद्रोह किया, और ऐसा हुआ कि समझिए कि और अकबर के अवशेष को उसने जला दिया था। तो ये सारे विद्रोह हुए हैं। एक बार कर देना फिर अंदर में चला जाना, उसको कहते हैं राजा राम छापामार हमला करता था। राजा राम को मरवा दिया गया, मरवा दिया गया इस तरह से। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है ना चूड़ामन के नेतृत्व में राजपूतों का विद्रोह हुआ। राजा राम एक राजपूत थे, हिंदू शासक थे, इसीलिए यहाँ पर चूड़ामन के नेतृत्व में जो है ना विद्रोह होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, और आगे चल करके इस तरह से विद्रोह होते गए। 1707 में उसकी हो जाती है मृत्यु। तो सारे विद्रोहों का सामना करते हुए लास्ट में 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। लेकिन याद रखेंगे कि और भी विद्रोह हुए हैं। ये तो ध्यान रखिए कि ये विद्रोह तब तक चला है जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाए, तब तक ये विद्रोह चलते रहे हैं। छोटे मोटे विद्रोह होते रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब है क्या है कि सतनामियों का विद्रोह हुआ है। सतनामी का जो विद्रोह हुआ है, ये सतनामी का विद्रोह हुए हैं। सतनामी के विद्रोह में मुंडा विद्रोह हुए हैं। सतनामी का विद्रोह कहिए या मुंडा विद्रोह कहिए, दोनों सेम है। 1672 में धार्मिक कट्टरता के लिए सतनामी का विद्रोह हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। औरंगजेब ने इसे भी दबा दिया। दबाने का मतलब क्या हुआ, अपना सेना भेज करके उसको किसी तरह से मरवा दिया। बहुत तरह के मतलब जुल्म ढाए गए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। काल में औरंगजेब के कार्यकाल में सिख विद्रोह हुआ है। अब सिख विद्रोह जैसा कि हम अभी बताए हैं कि राजपूतों का विद्रोह हुआ, सतनामियों का विद्रोह हुआ, उसके बाद सिखों का भी विद्रोह हुआ। तो सिख विद्रोह क्यों हुए, जैसा कि पहले ही पता है कि औरंगजेब एक कट्टर शासक था। ये नहीं चाहता था कि दूसरा धर्म रहे, इसके लिए उसने 9वें गुरु तेग बहादुर को बुलाए और बोले कि गुरु तेग बहादुर को ही क्यों ना इस्लाम धर्म मनवा दिया जाए, जिससे कि इस मतलब सिख धर्म ही खत्म हो जाए। तो सिख 9वें गुरु जब उनके दरबार में गए, तो उनको बोला गया, तो वो कहे कि कभी नहीं ऐसा हो सकता है कि हम सिख धर्म को खत्म कर देंगे। मना करने पर क्या कर दिया कि इनको जो है ले जाकर के दिल्ली में हत्या कर दिया गया, मतलब उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, 1675 में उनको फांसी पर, पहले इनके साथियों के साथ इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद ले जाया गया दिल्ली, और वहां पे बहुत ढेर सारी यातनाएं दी गई, मतलब मारपीट किया गया इनके साथ। लास्ट में जब न मानने पर इनको फांसी दे दिया गया। तो ये इसके कारण जो है इस विद्रोह हुए। हालांकि 10वें गुरु उसके बाद बन जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, और ये लास्ट गुरु बनते हैं, क्योंकि इसके बाद गुरु परंपरा को इन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये जो जब गुरु बनते हैं, तो उसके बाद जो है औरंगजेब जो है ना इनके पुत्र को पकड़ करके और दीवार में चुनवा देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दीवार में चारों तरफ से दीवार में बंद कर देता है, जुड़वा देता है, ईंटा जुड़वा देता है समझो। तो इस तरह से इनके पुत्र को भी खोना पड़ा, फिर भी ये सिख धर्म को नहीं छोड़े और लास्ट में अपनी लड़ाई जारी रखे। उनकी हत्या किया गया इसी के कारण। 1682 में औरंगजेब दक्षिण अभियान करता है। अब 1682 में जो है ना, अब ये उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर चल देता है, कूच कर देता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, लग जाता है। बहादुर शाह के समय समझौता हो जाता है। याद रखेंगे कि बहादुर शाह के समय जो है ना, ये समझौता सिखों से होता है। तो सिख से समझौता अब कब होगा, जब बहादुर शाह का शासन काल आएगा, तब तक विद्रोह सिखों का चलता रहता है। औरंगजेब अब वहां से चल जाता है दक्षिण में। चलते हैं राजपूतों का विद्रोह। देखिए मारवाड़ विद्रोह होता है, धार्मिक कट्टरता के कारण ही हुआ, और विद्रोह का दमन कर दिया गया। अकबर का विद्रोह, अकबर ये दूसरा है, ये वो अकबर नहीं है जो औरंगजेब के रिलेटेड, ये दूसरा अकबर है जो 11 जनवरी
1681 में अकबर जो है ना बादशाह घोषित कर दिया जाता है राजपूतों की सहायता से। मतलब कहने का मतलब अकबर इसका बेटा ही है, जो अकबर औरंगजेब का ही बेटा है, जो उसको मतलब पिता से विद्रोह कर लेता है, और पिता से विद्रोह करने के बाद जो है सिखों के यहाँ राजपूतों के यहाँ चला जाता है, और चले जाने के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि ये विद्रोह उससे मिल करके करने लग जाता है। तो कब कब राजपूत ने उसको बादशाह घोषित कर दिया था? तो 11 जनवरी 1681 को बादशाह घोषित कर दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब क्या होता है, जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है कि अकबर विद्रोह हमारे साथ कर दिया है और राजपूतों के साथ मिल गया है, तो अकबर एक कूटनीति चलता है। अब कूटनीति क्या था कि अकबर ने एक पत्र लिखता है अकबर के नाम से, सॉरी औरंगजेब एक पत्र लिखता है अकबर के नाम से, और कहता है कि अच्छा कर रहे हो अकबर कि तुम राजपूतों के साथ मिल गए हो और राजपूतों को जो है धीरे धीरे मरवा रहे हो और हमारा साथ दे रहे हो। मतलब इस तरह का कूटनीति का पत्र वो लिख करके भेजता है। जैसे ही राजपूत को ये पत्र मिलता है तो उसको लगता है कि अकबर हमारा साथी नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है, जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजा गया दूत है। ऐसी परिस्थिति में अब राजपूत इससे भरोसा खत्म कर लेते हैं, लेकिन ये कितना भी कहता है राजपूत बात नहीं मानते हैं। लास्ट में अकबर को भागना पड़ जाता है वहां से, क्योंकि अब अकबर तो घर भी नहीं जा सकता है, अगर घर जाएगा तो उसको मारा जाएगा। इसीलिए अब ये जो है ना कूटनीति से राजपूतों का साथ छोड़वा देता है कौन? औरंगजेब। राजपूत के साथ छोड़ दिया और अकबर भाग गया, और भागने के बाद संभाजी के यहाँ चला गया। ठीक है, संभाजी के यहाँ चला जाता है, लेकिन संभाजी भी वहां पे उसका नहीं रख पाता है और वहां से वो फारस भाग जाता है। मतलब संभाजी उसका साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि संभाजी खुद औरंगजेब के मतलब संकट में थे। इसीलिए संभाजी नहीं रखने के कारण, संभाजी के साथ न रखने के कारण जो है वह फारस भाग जाता है, और वहीं अकबर मारा जाता है। ठीक है, मर जाता है वहीं पे, फारस में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अकबर की बातें थी जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरठ, मराठों का अब विद्रोह होता है। अब राजपूतों का विद्रोह आपने देख लिया, अब मराठों का विद्रोह। मराठों के विद्रोह में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मराठा को जो विस्तारित करने वाला मेन व्यक्ति शिवाजी था। शिवाजी के नेतृत्व में ही मराठा साम्राज्य उदय हुआ था और इसको विस्तृत किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। जय सिंह ने मराठा को, मतलब जब देखा मराठा बढ़ रहे हैं शिवाजी के नेतृत्व में, तो औरंगजेब ने जय सिंह को बोला कि जाओ उसको क्या करो। पहले तो अपने मामा को भेजा था, लेकिन मामा का जब हत्या हो गया तो ऐसे परिस्थिति में वो जय सिंह को भेजा था, और जय सिंह के नेतृत्व में संधि किया जाता है मराठा के बीच। ठीक है, ये संधि जो है ना पुरंदर की संधि कहलाती है, जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था। तो पूछा जाता है कि जो संधि हुए थे मराठा और मुगलों के बीच, वो कौन सी संधि थी? तो पुरंदर की संधि थी। कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। पुरंदर की संधि हो जाती है। इस संधि की शर्तें क्या थी? कुछ शर्तें को जान लीजिए कि संधि की शर्तें क्या रही है। तो संधि की शर्तें रही कि ध्यान ध्यान कीजिएगा कि संधि की कौन कौन सी शर्तें रही। शिवाजी मुगल के अधीन हो गया। संधि का शर्त यह था कि भाई जितने भी शिवाजी जीत दर्ज किया है वो सब मुगल को कर देंगे, मतलब हाँ अति दे देंगे। बड़े पुत्र संभाजी मुगल के दरबार में रहेंगे, ये चीज संधि में लिखा गया। 5000 उनको मनसब दिया जाएगा, 5000 मनसब मिलेगा। ठीक है, शिवाजी के अंगारा में आमंत्रित, मतलब शिवाजी को वहां जो है ना औरंगजेब के यहाँ आमंत्रित किया गया। यहाँ पे वहां जो है आमंत्रित किया जाएगा। 22 मई 1666 में उपस्थित हुआ वहां पे। मतलब जब शिवाजी को मतलब आमंत्रित किया गया तो वो वहां पे जाकर के क्या किया गया कि वहां उपस्थित हुआ। ठीक है, आमंत्रित करने पर वहीं पे उसका कैद कर लिया गया। अब क्या किया गया, जब गया तो भाई अब संधि हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही संधि हो गया वो दरबार में जाता है, तो दरबार में उसको मतलब एक तरह से अपमानित किया जाता है। जब अपमानित किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में शिवाजी गुस्सा हो जाता है। जब शिवाजी गुस्सा होता है तो वहां पे उसको कैद कर लिया जाता है और जयपुर भवन में उसको कैद करके रख दिया जाता है। तो कहाँ के कैद करके रखा जाता है? तो जयपुर भवन में। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है राय सिंह के मदद से, मतलब वहां एक राय सिंह रहता है जिसके मदद से वो भाग जाता है, उस कैद से छूट करके फरार हो जाता है। पुनः वह मुगल से लड़ाई करता है और जीत दर्ज करता है, मतलब लड़ाई करके फिर से जीत लेता है। जितना भी उसका मतलब क्षेत्र था
फिर से उसने जीत दर्ज कर लिया। अब शिवाजी के हो जाती है मृत्यु, शिवाजी का हो जाता है अब मृत्यु। अब उसका बेटा संभाजी उसका नेतृत्व करते हैं। संभाजी जो है ना मुगल के साथ युद्ध करते हैं। 1689 में संभाजी पकड़कर मार दिए जाते हैं, मतलब संभाजी को भी पकड़ करके 1689 में मृत्यु दंड की सजा औरंगजेब के द्वारा दे दिया जाता है। अब 1690 तक मुगलों का बड़ा विस्तार हो जाता है, मतलब कहने का मतलब अब जो है ना मुगल जो है ना पूरा मराठा को भी हरा दिए, राजपूतों को भी हरा दिए, सिखों को भी हरा दिए, हर जगह हराते हराते एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने अपना बना लिया। ठीक है, औरंगजेब का अभियान। अब औरंगजेब के अभियान को जानते हैं। विद्रोह तो समाप्त हो गए कि कौन कौन विद्रोह किए, कैसे कैसे दमन हो गया, तो विद्रोहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने एक कहानी में आपको बताने का प्रयास कर दिया है। औरंगजेब का अभियान 1658 से 86 तक चला है औरंगजेब का अभियान। जैसा कि आपको पता है कि 1658 में वो शासक एक बार बनता है, लेकिन उसका भाई फिर से विद्रोह करता है, तो भाई को मार करके फिर से 1659 में फिर से गद्दी प्राप्त कर लेता है, और गद्दी प्राप्त करने के बाद वो फिर से अभियान में लग जाता है। अब अभियान जो है जानते हैं कि क्या क्या अभियान रहे। सिकंदर आदिल शाह को पराजित करता है। जब वो अभियान शुरू करता है तो सबसे पहले सिकंदर आदिल शाह को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद ठीक है 1 लाख के पेंशन पर उसको अपने अंदर में रख लेता है। ठीक है, 1 लाख रुपया पेंशन दे करके अपने अंदर कर लिया, यानी कहा कि भाई आप जो तुम्हारा क्षेत्र है सब हमारा है, तुमको 1 लाख का 1 लाख मिल जाएगा, मतलब पूरा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। उसके बाद है 1686-87 में गोलकुंडा अभियान करता है। अब गोलकुंडा को भी वो जीत लेता है। जैसा कि हम पीछे ही आपको बताए थे कि शाहजहां नहीं जीत पाया था गोलकुंडा को, तो औरंगजेब जो है ना जीत लेता है गोलकुंडा को। और पूछा जाता है कि गोलकुंडा जीतने वाला मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब था। ठीक है, अब जो है अबुल हसन कुतुब शाह को भी पराजित कर देता है। वहां के जो गोलकुंडा के शासक है अबुल हसन कुतुब शाह, जो पराजित कर देता है और 50,000 पेंशन देकर के उसको भी अपने क्षेत्र में अंदर कर लेता है। तो इस तरह से उसका अभियान जो है ना हुआ, और अभियान में वो सफल रहा और जीत दर्ज किया। आगे हम बताते हैं आपको कि आगे जो है दक्षिण भारत पर अधिक ध्यान देने के कारण, मतलब ज्यादा ध्यान वो अब दक्षिण भारत पर देने लग गया। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि उसके उत्तर भारत जो है ना उसके हाथ से मतलब पतन होने का मेन रीजन, और मुगल अब यहाँ से पतन हो जाएगा, क्या है कि औरंगजेब ने ज्यादा ध्यान कहाँ देने लगा, दक्षिण में देने के कारण उसका उत्तर भारत अब जो है ना विद्रोही ज्यादा हो गए। अब ज्यादा होने के कारण उसका पतन हो जाएगा। तो मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाता है। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, लेकिन 3 मार्च को भी आपको ध्यान रख लेना है। मकबरा जो है ना इसका खुलदाबाद बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। खुलदाबाद औरंगाबाद में पड़ता है, और ये खुलदाबाद में जो है ना उसका मकबरा बनता है। तो पूछा जाता है कि कहाँ पर है इसका मकबरा, ध्यान रखेंगे। इसने अपने जीवन में बीवी का मकबरा बनाया था, जो कि औरंगाबाद में है। इस बात को ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद में। दिलरस ये किसका मकबरा है, तो दिलरस की मकबरा है। दिलरस इसकी पत्नी का नाम, ठीक है, बताए थे, औरंगजेब के पत्नी की मकबरा है ये। और यह ताजमहल का फूहर नकल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भद्दी नकल या फूहर नकल किसको कहा गया है, तो ताजमहल, क्योंकि ताजमहल बनाने का प्रयास किया गया था औरंगजेब के द्वारा। जिस तरह से मुमताजों की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जस्ट लाइक उसी तरीके से इसने भी एक ताजमहल बनाने का अपने पत्नी के नाम पर प्रयास किया, लेकिन वो उस तरह का नहीं दिख पाया, जिसके कारण इसको भद्दी नकल या फूहर नकल के नाम से जानते हैं। मोती मस्जिद इसने नई दिल्ली में कराया। एक मोती मस्जिद जो है आगरा में है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, और ये मोती मस्जिद जो है दिल्ली में है, जो कि लाल किला के परिसर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लाल किला के परिसर में, जहां लाल किला है उसके परिसर में मोती मस्जिद है। उस मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, औरंगजेब करवाया था। ठीक है, और एक है मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं। नवरोज त्योहार को इसने बंद कर दिया था, मतलब अपने शासन काल में नवरोज त्योहार को इसने बंद करवा दिया था। झरोखा दर्शन को इसने बंद करवा दिया था। झरोखा दर्शन जो है ना, ये कौन चालू करवाया, नवरोज त्योहार जो है चालू करवाया था, ध्यान रखेंगे, ये जहांगीर के शासन काल में। और झरोखा दर्शन चालू हुआ था, आपको ध्यान रखना है, अकबर के शासन काल में। ये दोनों को उसने कहा कि इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए उसने बंद करवा दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तुलादान भी अकबर के शासन काल में स्टार्ट हुआ था, और इसको भी उसने तुलादान को बंद करवा दिया। सिजदा पैबोस को बंद करवा दिया। सिजदा पैबोस जैसा कि बलबन चालू किया था, और बलबन के किया हुआ काम को इसने कहा कि नहीं ये इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए उसने बंद करवा दिया। सती प्रथा को पुनः प्रतिबंधित कर दिया, कहने का मतलब है सती प्रथा पर रोक लगाने वाला
सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला मुगल शासक अकबर था, लेकिन अगर आपसे पूर्ण प्रतिबंधित कहेगा तो पूर्ण प्रतिबंधित करने वाला औरंगजेब है। अर्थात उसने कहा कि बिल्कुल सती प्रथा नहीं चलेगा, अगर कोई कर लिया तो हमारे यहाँ फांसी का सजा होगा। अगर किसी को सती प्रथा करते हुए देख लिए तो इस प्रथा के विरुद्ध में हम उसको फांसी की सजा दे देंगे। इसीलिए पूर्ण प्रतिबंध इसने लगा दिया, पूरी कट्टरता से कहा कि कोई हिंदू का रीति रिवाज नहीं चलेगा, कट्टरता अपनाया इसने। ठीक है, तीर्थ यात्रा, हालांकि अकबर प्रतिबंध लगाए थे लेकिन उसने कट्टरता नहीं दिखाई थी। क्यों कट्टरता नहीं दिखाई? क्योंकि वो सहिष्णु था, लेकिन इसने कट्टरता दिखाई कि कोई परंपरा नहीं चलेगा। तीर्थ यात्रा पर जजिया कर इसने पुनः से लागू कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि 63 और 64, 1563 और 1564 में अकबर ने दोनों को समाप्त कर दिए थे। मतलब तीर्थ यात्रा कर 1563 में और जजिया कर 1564 में इसने समाप्त कर दिया था, लेकिन इसको पुनः से लागू कौन कर दिया? औरंगजेब ने लागू कर दिया। ठीक है, मुहतसिब नियुक्त किया था, इसने एक मुहतसिब नियुक्त किया था जो एक मतलब कार्यपालक होते थे, तो इसने मुहतसिब को नियुक्त किया था। वैश्याला को इसने बंद कर दिया, मतलब इसके कार्यकाल में कोई वैश्या नहीं रहेगा, वैश्यालय को उसने बंद करवा दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो बोलते थे कि ये जो है इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए उसने वैश्यालय को बंद करवाया था। उसके बाद है संगीत पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, कोई संगीत नहीं बजाएगा, संगीत बजाना मना है। लेकिन याद रखेंगे कि वह बीना बजाया करता था, इस बात को ध्यान रखें। संगीत से उसको नफरत था, लेकिन खुद बीना बजाता था। तो पूछा जाता है कि बीना, जो अकबर क्या बजाता था? तो नगारा, और औरंगजेब क्या बजाता था? तो बीना। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल कि और हाँ, और अकबर नगारा बजाने का शौकीन था और ये बीना बजाने का शौकीन था। इसके सेना में सबसे अधिक हिंदू सेना था। याद रखेंगे कि वो मुगल शासक कौन था जिसके सेना में सबसे ज्यादा हिंदू थे, तो सबसे ज्यादा हिंदू इसी के सेना में थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोग ज्यादातर अकबर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अकबर सहिष्णु था, हो सकता है कि अकबर के शासनकाल में, लेकिन उसका क्षेत्र बड़ा नहीं था, बड़ा क्षेत्र तो इसके शासनकाल में था, इसीलिए ज्यादा हिंदू जो है इन्हीं के काल में रहा। एक वाटा थर्ड का मतलब यह हुआ कि जैसे 3 गो होगा तो 3 गो में से 1 गो हिंदू शासक होगा, 2 गो मुस्लिम होगा, इस तरह से उसने रखा था। तो ये अनुपात जो है ध्यान रखिएगा कि ये अनुपात किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के शासनकाल में। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इसने रायदारी तथा पांडवी कर के साथ 80 कर बंद करवा दिया था। अर्थात इसने ऐसे भी कार्य किए हैं जिस बहुत सारे 80 कर जो है ना इसने बंद करवा दिया था। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया है। इस बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन एक कहानी वे में आपको सब कुछ याद रखना चाहिए। 2-3 बार देखिएगा, 100% बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ बोला है मुगल का सर्वाधिक विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? ये पूछा गया है एग्जाम में, तो औरंगजेब के शासनकाल में। उसके बाद किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा कराया था, और 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। 2 सिख गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा किए गए, जिसमें से 5वां जहांगीर और 9वां औरंगजेब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वो काहे करवाया था? तो उसने भी मतलब करवाया था इसलिए कि उसका जो है बेटा जो है ना विद्रोह किया था, तो विद्रोह को आशीर्वाद ही दे दिया, विद्रोही को आशीर्वाद दिया, तो जुर्माना भरने के लिए जब जहांगीर कहा तो नहीं भरा, इसके कारण जो है ना उसको फांसी की सजा दिलवा दिया था। दक्षिण भारत जीत करने वाला जो मुगल शासक हुआ, गोलकुंडा को जीतने वाला, तो गोलकुंडा को जीतने वाला यही शासक है। कौन? यही औरंगजेब है जो गोलकुंडा को जीता था। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों बात ध्यान रखेंगे। पुनः जजिया कर लगाने वाला 1679 में इसने लगा दिया था। 1564 में जजिया कर को बंद कराने वाला अकबर, और 1679 को जजिया कर लगाने वाला पुनः औरंगजेब। इस बात को ध्यान रखें। दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? तो दक्कन का ताज औरंगजेब को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि उसने दक्कन में से ही शुरू से ही दक्कन में रहा। अकबर के मकबरे को खोदा था किसने? तो हम बताए हैं राजा राम राय ने क्या कर दिया था? अकबर के मकबरा को खोद करके हड्डी निकाल करके जला दिया था। काहे कि औरंगजेब को उसको बताना था कि तुम अगर कट्टरता दिखाते हो तो हम भी कट्टरता दिखाएंगे। आगे औरंगजेब बजाते थे, क्या बजाते थे? तो अभी बताए हैं बीना बजाते थे। वही अकबर जो है ना नगारा बजाता था। किसके याद में बीबी का मकबरा बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा जो है ना रबिया उद दौरानी, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, उसके याद में जो है ना बीबी का मकबरा, जिसको हम ताजमहल का फुहर नकल के नाम से भी जानते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? और तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका औरंगाबाद में है। इस बात को ध्यान रखना है। बोला है जिंदा पीर किसे कहा गया है? तो जिंदा पीर
कई तरह के उपाधियां हम आपको बताए हुए हैं औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब जिंदा पीर कहा गया है, ठीक है। और जिंदा पीर क्यों कहा गया है, ये सारे चीज का हमने पहले ही बता दिया है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा वीडियो, आप देख लीजिएगा दोबारा। बोला है औरंगजेब की माता का नाम क्या था, तो औरंगजेब के माता का नाम ध्यान रखेंगे, जो क्या नाम है इसका, पत्नी का, औरंगजेब के शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था जी, बताओ क्या, मुमताज था ना, हाँ, अर्जुमंद मानो बेगम, तो उसी का ना पुत्र 14 गो हुआ, 14 गो में से 7 गो जीवित रहा, 7 गो मर गया, बताए हुए हैं। अभी 7 गो में से यही में से एक पुत्र जो है ना औरंगजेब भी है, 4 गो लड़का 3 गो लड़की, ठीक है। तो वही मुमताज जिसका ओरिजिनल नाम था क्या, क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो माता का नाम पता चल गया। अब है किस विद्रोह में कृषकों की समस्या थी, किस विद्रोह में कृषकों की समस्या थी, तो और किसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू सेना थे, तो याद रखिएगा कि तो सबसे ज्यादा तो औरंगजेब में था, और कृषक विद्रोह का समस्या थोड़ा मिस कर रहे हैं, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है, अब आता है मुगल। मुगल को मैं बता दिया हूं, लेकिन अब जो है ये मुगल हम 2 भाग में से हम 1 भाग आपको करा दिए अभी तक आपने 2 भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पिछले बार भी हम बताए थे आपको कि उत्तर मुगल है और पूर्व मुगल है। पूर्व मुगल को हमने अभी खत्म करा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब है, देख लीजिए यहाँ पे है, ये देखिए शाहजहां है, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसका कार्यकाल कहाँ तक रहा, 1707 तक हमने पूर्व मुगल काल को बताने का प्रयास किया है। अब जो स्टार्ट होगी उत्तर मुगल काल स्टार्ट होती है, और उत्तर मुगल काल से भी हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते हैं। मुगल काल में दोनों भाग में से 1-2 करके आता है, तो दोनों भाग क्लियर करने के लिए आपको पूरा मुगल पढ़ना चाहिए। आगे चलिए, तो हम आपको बता देते हैं कि किसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। कार्यकाल आपको ध्यान रहना चाहिए, देखिए 1526 से 30 तक रहा बाबर का, फिर 1530 से 1555 बीच में गैप हो गया था, शेरशाह सूरी आ गया था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है जहांगीर का जो कार्यकाल है 1605 से लेकर के 1627, 1605 से लेकर के 1627 में रहा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब 1605 और 1627 को याद रखना जरूरी है। उसके बाद है 1627 से लेकर के 1658 तक रहा है शाहजहां का काल, और 1658 से लेकर 1707 तक रहा है आपका औरंगजेब का कार्यकाल, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका उत्तर मुगल। देखिए उत्तर मुगल को आप देख लीजिए, उत्तर मुगल काल शुरुआत होता है बहादुर शाह, 1707 से लेकर के 1712 तक रहता है बहादुर शाह। उसके बाद दूसरा शासक बनता है जहांदर शाह, उसके बाद तीसरा शासक बनता है आपको फरुखसियर, चौथा शासक बनता है रफी उद दरजाज, फिर उसके अगला शासक बनता है रफी उद दौला, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद रफी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह बनता है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बनता है, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बनता है, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय है, और शाह आलम के द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय है, और अकबर द्वितीय के बाद आपका है बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर 1857 में उसको जो है 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण और अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद उसको रंगून जेल भेज दिया जाता है, यहाँ से मुगल का खात्मा हो जाता है। तो इस सारी चीज को हम अभी के अभी बताएंगे आपको, और अभी के अभी बताएंगे। ये अभी आपको बताने का मतलब ये हो गया कि मैंने पूरा बता दिया है, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पूरा कहानी वे में नहीं पढ़िएगा तब तक याद होने वाला ये नहीं है, क्योंकि 12 शासक का है। यहाँ पे शासक मात्र कितने थे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हैं 12। अब 12 को याद करने के लिए आपको थोड़ा कहानी सुनना ही पड़ेगा, ताकि ये याद रहेंगे। तो चलिए हम 12 की कहानी में स्टार्ट करते हैं कहानी। अब कहानी बेस से पहले इस चार्ट को देख लीजिए, ये चार्ट अगर समझ जाइएगा तो 100% है कि आधा याद आपको इस चार्ट ही करा देगा। चार्ट बनाने का मेन मकसद है याद कराना, ठीक है। अब इस चार्ट को समझिए कि क्या है चार्ट में। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखिए कि औरंगजेब दिख रहा है सबसे ऊपर, और इस औरंगजेब जो है, औरंगजेब के 4 पुत्र जो है यहाँ पे दिया है, आजम शाह, मुअज्जम। चलिए, तो ये कहने का मतलब औरंगजेब दिख रहा है, औरंगजेब के 4 पुत्र हुए, 1 2 3 4, नहीं 5 पुत्र है। कितने पुत्र है, 5, 1 2 3 4 और 5, 5 पुत्र है। एक का नाम था आजम शाह, दूसरा का नाम था मुअज्जम, तीसरा का नाम था मोहम्मद सुल्तान, चौथा का नाम था मोहम्मद अकबर। यही अकबर ने विद्रोह किया था, जो कि हम आपको बताए थे कि अकबर विद्रोह कर दिया था उसका लड़का, ठीक है। तो आप धीरे धीरे याद हो जाएगा, जैसे जैसे कहानी सुनेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके साथ मिल गया था,
तो राजपूतों के साथ मिल गया था और मिलने के बाद जो है अकबर कूटनीति से उसको क्या कर दिया था, छुड़वा दिया था साथ। अब ये है कामबख्श, ये कामबख्श यानी ये चारों पांचों जो है आपको देख रहे हैं उसका पुत्र हुआ। अब इस पांचों पुत्र में से एक मुअज्जम है जो बहादुर शाह के नाम से पहला शासक उत्तर मुगल काल में आता है। तो आज जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि अच्छा बहादुर शाह बना, इसका मतलब मुअज्जम पहले आया, औरंगजेब के बाद कौन आया। तो ये चार्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ध्यान रहे, यही मुअज्जम, ये सब में से कोई नहीं बनता है, सिर्फ मुअज्जम बनता है। और मुअज्जम जब शासक बनता है तो उसका नाम बहादुर शाह हो जाता है। तो पूछा जाता है कि बहादुर शाह जो का मूल नाम क्या था, तो मुअज्जम था। और मुअज्जम किसका लड़का है, तो औरंगजेब का लड़का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो है शासन कब से कब का कर रहा है, 1707 से लेकर के 1712 तक। 1712 के बाद कौन शासक बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब जो है इसके भी 4 लड़का होते हैं, 1 2 3 4, मुअज्जम के 4 लड़का हुआ, ठीक है, मुअज्जम का 4 लड़का हुआ। अब इस 4 लड़का में से ध्यान रखिए जहादर शाह है, ठीक है, अजीम उस्मान है, रफी उस्मान है और जहान शाह है, 4 गो लड़का हुआ। अब इस 4 लड़का में से एक ही कोई शासक बनेगा, जैसे वहां औरंगजेब के 5 थे तो 5 में से एक मुअज्जम बना। मुअज्जम के बाद आप नीचे आइए तो उसका लड़का 4 गो हुआ, 4 गो में से एक बनता है। अब एक कौन बनता है, सो देखिए चार्ट देखिएगा, अपने पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए ये जो है 1712 से लेकर 1713 दिख रहा है, कहीं यहाँ दिख रहा है। तो 1712 से लेकर के 1713 जहादर शाह बन जाता है। तो मुअज्जम के बाद जहादर शाह बनता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये जहादर शाह काहे बन जाता है, तो इसका एक सेनापति होता है जो कि काफी मजबूत होता है, ये तो खुद अच्छा नहीं होता है। तो ये मतलब जहादर शाह, कहा जाता है कि जहादर शाह सबसे कमजोर था, ठीक है, लेकिन फिर भी राजा बन गया क्योंकि इसका एक सेनापति बड़ा मजबूत होता था। आगे हम कहानी में बताएंगे कुछ सेनापति का क्या नाम है, लेकिन हम फिलहाल आपको बता रहे हैं जहादर शाह बनता है। और जहादर शाह 1200 से लेकर के 1213 तक जो है शासन करता है। उसके बाद है 13 से लेकर के जहादर शाह को हरा देता है फरुखसियर हरा देता है उसका भतीजा, ठीक है, वो किसका, अजीम उस्मान का लड़का था, ठीक है। अब देखा कि भाई चाचा बने हुए हैं कहिए से गद्दी पर, तो हम उसको हराते हैं, तो हरा दिया इसका भतीजा, और भतीजा हराया और शासक बन गया। तो कौन बन जाता है, उसका भतीजा फरुखसियर, ठीक है, फरुखसियर बन जाता है। अब फरुखसियर जब बनता है तो फरुखसियर को भी हटना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिए, वो भी हट जाता है। तब उसका जो है ना चचेरा भाई आ जाता है, रफीउद्दर्जा और रफीउद्दौला, ठीक है, उसका भतीजा और जो भाई चचेरा भाई आ जाता है। तो इस उस्मान का बेटा, तो पहले जहादर शाह खुद बनता है, फिर अजीम उस्मान का लड़का बनता है, और फिर उसके जो है ना उसका भाई अगला भाई जो है रफी उस्मान, उसका लड़का बन जाता है। अब एक भाई बनता है, एक भाई की मृत्यु हो जाती है बीमारी से, तो दूसरा भाई बनता है, और दूसरा भाई की भी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो कहानी इसका खत्म। तब जाकर के फिर अगला जो है भतीजा बनता है, मतलब कहने का मतलब भतीजा नहीं, इसी का चचेरे भाई है जो बनता है, यानी कि यहाँ से चचेरा भाई का बनना का स्टार्ट हो गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पहले जहादर खुद आया, और खुद आया तो उसको जो है ना मार करके उसका भतीजा बन गया। अब उसका भतीजा को मार करके यहाँ आ गया, कौन आ गया, फिर उसका चचेरा भाई आ गया। अब चचेरा भाई बीमारी के कारण मर जा रहे हैं, तो कौन आ रहा है, मोहम्मद शाह आ जा रहा है। अब मोहम्मद शाह जब मर जाता है तो उसका बेटा शासक अहमद शाह बन जाता है। तो इस तरह से सीरीज भाई आपको याद रखने के लिए चार्ट बनाया गया। अब अहमद शाह बन जाता है तो अहमद शाह को फिर अब यहाँ से रिटर्न करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा तो कौन आ जाएगा, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जब बनता है तो लगातार उसी का बेटा 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 बनते हुए चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आलमगीर द्वितीय बना, आलमगीर द्वितीय के बाद फिर शाह आलम द्वितीय बना, फिर शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय बना, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर, यानी इस यहाँ से क्रमवार चलने लग जाता है। तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद है अकबर द्वितीय, सब द्वितीय स्टार्ट होता है, लगातार द्वितीय 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 चलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को तो आपको याद है कि यह भी बहादुर शाह जफर भी बहादुर शाह द्वितीय ही है, इस बातों को ध्यान रखना है। चलिए चालू करते हैं हम। अब ये चार्ट बता दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक चीज और दिखाई यहाँ दे रहा है, यहाँ मोहम्मद मुहितसूद है, जिसको हम शाहजहां तृतीय के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी का एक लड़का होता है शाहजहां तृतीय, और शाहजहां तृतीय भी बनता है कुछ दिन के लिए शासन, लेकिन ये जब बनता है तो वहां पे ऑलरेडी
पहले से किसी का शासन चल रहा होता है, इसलिए उसका नाम आता भी है और नहीं भी आता है, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देखिए, उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर के 1857 तक की काल है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर की मृत्यु, मतलब बहादुर शाह जफर की मृत्यु तक, ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु तक की काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर मुगल काल। ठीक है, सिंपल भाषा में औरंगजेब से शुरू होता है और आपको ध्यान रखना है मृत्यु से शुरू होता है, और बहादुर शाह जफर की मृत्यु तक जो है ना, स्टॉप, यहाँ देखिए उत्तर मुगल काल कहां से कहां तक है, तो जब औरंगजेब मर गया और बहादुर शाह जफर मरा, वहां से वहां तक है। इस बात को ध्यान रखें। उत्तराधिकारी युद्ध होता है मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जैसे कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, तो इसके भी उत्तराधिकारी युद्ध हुए हैं मुअज्जम, आजम और कामबख्श के निमित्त। यहाँ बहादुर शाह के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया, मतलब बहादुर शाह के नाम से बन जाता है। कौन कौन से युद्ध होता है, तो जजाऊ का युद्ध होता है, एक एक बीजापुर का युद्ध होता है। दो युद्ध हुए हैं औरंगजेब के लड़कों के उत्तराधिकारी, जिसमें मुअज्जम और आजम। मुअज्जम वही जो बहादुर शाह जीत जाता है, और एक जो है मुअज्जम कामबख्श, मुअज्जम और कामबख्श। तो आजम पहला बार में हार जाता है जजाऊ के युद्ध में, और तब बीजापुर का युद्ध होता है, तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है, कामबख्श भी हार जाता है। तो अब यहाँ पे नीतियां बनता है। नीति कैसा रहा इसका, बहादुर शाह का, मुअज्जम का, तो इसकी सहिष्णु नीति था, मतलब उतना कट्टर नहीं था, औरंगजेब जैसा कट्टर नहीं था। इसने मिली जुली सरकार चलाना चाहा, ठीक है, और काम में जो है ना, लेकिन इसका काम जो है ना लापरवाह था, अपने काम में लापरवाह था, इसे लापरवाह के कारण इसको साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो कौन है, मुअज्जम लापरवाह शासक था, मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब मतलब राजा कैसनो चले, राज कैसनो चले, वैसे मतलब नहीं है, तो उस इसीलिए इसका नाम साहे बेखबर पूछा जाता है कि साहे बेखबर के नाम से कौन जाना जाता है, तो यही मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह था। 1712 में हो जाती है इसकी मृत्यु। मृत्यु के बाद जो है देखिए, जुल्फिकार खां होता है, जो कि एक मजबूत शासक था, और मजबूत शासक होने के कारण जो है ध्यान रखेंगे कि 1712 में जुल्फिकार के मदद से ये राजा बनता है, जहादर शाह। मतलब जुल्फिकार एक बहुत ही मजबूत सेनापति होता है। अब इस सेनापति के मदद से जहादर शाह न योग्य होते हुए भी, मतलब 4 गो लड़का था ना मुअज्जम का, तो मुअज्जम का 4 लड़का बताए हैं, जिसमें से 4 लड़का में से जुल्फिकार सबसे सबसे कमजोर था, और सबसे कमजोर का देखा कि जुल्फिकार देखा कि अगर हम इसको राजा बनाते हैं तो मेरा ही शासन चलेगा, क्योंकि ये सबसे बेवकूफ है, तो सबसे बेवकूफा को बना दिया राजा, जहादर शाह बन गया। अब इसीलिए सबसे कमजोर होने के कारण इसको लंपट मूर्ख कहा गया, लंपट मूर्ख। तो पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख यही जहादर शाह को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लंपट मूर्ख काहे कहा गया, समझ सकते हो कि लंपट मूर्खबाह को राजा बना दिया गया, तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अब इसने जुल्फिकार खां के वजीर बनाया, जब ये राजा बना तो कहा कि भैया तुम ही वजीर बनो, क्या कि हमरा से ये सब राजपाट चलने वाला है नहीं, ठीक है। इससे राजपाट में रुचि नहीं था, जैसा कि हम बता ही दिए हैं कि राजपाट में रुचि कौन रखता है, जो तेज तराक होता है, तो तेज तराक नहीं था, तो इसीलिए इसने राजपाट में रुचि नहीं रखा, दे दिया वजीर बना दिया किसको, जुल्फिकार को। जुल्फिकार तो समझ रहे हो खुद तेज तराक था, वास्तविक सत्ता जुल्फिकार के था, मतलब जुल्फिकार खां के था। और अली हुसैन, दो व्यक्ति, एक आया बाद में चल करके, एक अली हुसैन और एक अब्दुल्ला, ठीक है। ये दोनों भाई थे, जिसको हम किंग आगे चल करके सैयद बंधु कहेंगे। एक का नाम है अली हुसैन, एक है अब्दुल्ला, ठीक है। ये दोनों ने मिल करके उसको हत्या कर दिया, जुल्फिकार के भी हत्या कर दिया, और मतलब कहने का मतलब है कि जहादर शाह को भी हत्या कर दिया। और जब हत्या कर देता है तब इसको फारुखसियर को बना देता है, यही दोनों हत्या करके दोनों को क्या बना देता है, राज, मतलब फारुखसियर को बना देता है राजा। मतलब इसके भतीजवा से मिल जाता है, कहता है तुम्हारा चच्चा जो है ना बेवकूफा है, तुमको ना हम बना देंगे राजा, बोलो, तो कहा चलो करो। तो इसने क्या है, जाके हत्या कर दिया दोनों भाई मिलके। अब दोनों भाई मिल करके तो उसका भतीजा जो है ना, अजीम उस्मान का लड़का जो है बन जाता है शासक। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब 1713 से लेकर 1719 तक इसी का राजपाट रहता है। इसके राजपाट में क्या होता है कि यह जहादर शाह की का भतीजा था, जैसा कि हम बता दिए, जहादर का भतीजा। इसने चाचा की हत्या करवा दिया, किस मतलब हुसैन बंधुओं के द्वारा, और
सैयद बंधु जिसको हम कहते हैं, सैयद बंधु के द्वारा, और राजा बन गया। सैयद बंधु के मदद से राजा बन गया। अब जो जिसके मदद से वो बना है वही ना वजीर बनेगा। तो वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, मेन प्रधानमंत्री वही बना, कौन? सैयद बंधु। अब इसे घृणित कायर कहा गया। क्यों कहा गया कायर? क्योंकि बड़ा डरपोक आदमी था ये, फिर भी राजा बन गया, तो घृणित कायर के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, सैयद बंधु मध्यकाल में जो है आगे चल करके शासक निर्माता के रूप में वो जाना गया। तो किंग मेकर के रूप में पूछा जाता है कि किससे जाना गया, क्योंकि ये राजा पर राजा बनाता था, जिसको मर्जी होता था मरवा देता था, और राजा आगे चल करके फरुखसियर को भी मरवा देता है, फिर दोसर को राजा बनाता है। देखो कैसे होता है। सिख अब देखा कि फरुखसियर, देखा कि भाई फरुखसियर तो तंगा बेशक वो कायर था, लेकिन आगे चल करके कुछ बुद्धि खुला तो इसका विरोध किया सैयद बंधु का, तो सैयद बंधु इसको भी मरवा दिया। लो, इसको भी मरवा दिया। मरवाया तो क्या हुआ, जो है मरवाने के कारण जो है आगे चल करके राज इसका खत्म होता है। देख लो, सिख नेता बंदा बहादुर कर, हाँ मतलब फारुखसियर की हत्या कौन करता है? बंदा बहादुर। इस बात को ध्यान रखेंगे, बंदा बहादुर जो है ना पकड़ करके इसकी हत्या कर देता है। आगे है, अगला है 1717 में इसने अंग्रेजी सर्जन, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसकी हत्या तो हो गई थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि 1717 में एगो अंग्रेज व्यक्ति आया था, सर्जन विलियम हैमिल्टन। ठीक है, आया था। तो हैमिल्टन, तो इसको बहुत बड़ा घाव हो गया था फरुखसियर को, इतना बड़ा घाव जो कभी उसको हो सकता था उसको जाने लेके चल जाएगा। लेकिन ई हैमिल्टन जो है ना एक सर्जन था, इसीलिए आया, उसका ऑपरेशन कर दिया घाव का। जब घाव का ऑपरेशन कर दिया तो ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो कहा कि वाह बहुत बड़ा डॉक्टर निकले। तो यानी कहने का मतलब है कि डॉक्टर अच्छा मान करके उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर मान रहे हैं, तो हमको ऐसा कीजिए ना, व्यापार करने का कुछ मौका दीजिए ना। तो उसने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दे दिया व्यापार करने का। तो वही अंग्रेजी कंपनी को जो फरमान मिला उसका नाम मैग्ना कार्टा कहा, कि अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा देने वाला कौन शासक, मुगल शासक हुआ? तो यही फरुखसियर था, यही बैठाया था। 3000 प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में वो 3000 रुपया लेगा, और पूरे बंगाल पर व्यापार करने की अनुमति दे दिया कि जाओ बंगाल पर राज करो। ठीक है, बंगाल पर आप 3000 रुपया हमको टैक्स दे दो, अब बाद बाकी आप 1 साल तक शासन मतलब व्यापार करते रहो, जितना लूटना है लूटते रहो। यानी कहने का मतलब ये हो गया। तो सैयद बंधु को हटाने का प्रयास किया गया आगे चल करके। अब हटाने के प्रयास में सैयद बंधु द्वारा हत्या करवा दिया जाता है बंदा बहादुर के जरिए। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि फरुखसियर की हत्या करवा दिया गया किसके द्वारा? सैयद बंधु के द्वारा। सैयद बंधु कौन है? मैं बता दिया, हुसैन अली और अब्दुल्लाह, 2 भाई थे जो एक सैयद बंधु थे। अब यही काम कर रहे हैं राजा बनाने का। एक राजा ये बनाया था फरुखसियर को इसने, जहांदर शाह चचबा को मरवा के, अब भतीजवा को भी मरवा दिया इसने। अब बनाता है रफीउद्दर्जात। अब रफीउद्दर्जात को काहे वो शासक बनाता है? इसलिए बनाता है कि ध्यान रखना है कि रफीउद्दर्जात को शासक इसलिए बनाता है कि रफीउद्दर्जात बीमारी से ग्रसित था, बीमार था, कमजोर था। तो कहा कि बीमार या आदमी कुछ करेगा? नहीं करेगा। ऐसे परिस्थिति में उसी को राजा बना दो। अब उसके चचेरा भाई था, उसको राजा बना दिया। अब राजा बन गया तो उसका चचेरा भाई जो था, समझ जाइए ये सैयद बंधु की मदद से गद्दी मिली, लेकिन बीमारी के कारण इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, आगे चल करके बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है। तब रफीउद्दौला उसका भाई रहता है, तो उसको भी बना देता है, लेकिन इसको भी मतलब इसका भी मृत्यु बीमारी से हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। फरवरी में ये मरता है और सितंबर में ये मरता है, मतलब दो चार महीना के उसी, हाँ जहर खा के नहीं मर रहा है, वो अपने मर जा रहा है, बीमारी से मर गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अब जो इतिहासकार कहेंगे वही ना करेंगे, हम अपना मन से थोड़ी ना कह देंगे कि जहर खिया के मार दिया। इतिहासकार जो कहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ जहर खिया के मार दिए, ऐसा रहता तो हम जहर खिया के लिखते कि भाई इसी ने मरवा दिया। ठीक है, मरवा दिया ऐसा लिखते कि नहीं लिखते, लेकिन बीमारी से मरा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बीमारी था इसलिए मर गया। अब जो आता है, जब ये मरता है तब मोहम्मद शाह बनता है, उसका चच्चा का लड़का, मतलब 4 भाई था ना, 4 भाई में से अंतिम जो भाई जो बचा हुआ था, हाँ मोहम्मद शाह बनता है। मोहम्मद शाह, पिता का नाम जहान शाह था, जहान उस शाह था, ध्यान रखिएगा। दर्जात का चचेरा भाई था, मतलब रफीउद्दर्जात का चचेरा भाई था। सैयद बंधु की मदद से बनता है, किसके मदद से? यह सैयद बंधु के मदद से बनता है। कहता है कि देख अब तो चचेरा भाई सब खत्म हो गया तुम्हारा, अब तूहे बच्चल है, तो तुमको हम बनवा देते हैं। तो कहा हाँ ठीक है बनवा दीजिए, तो बन जाता है बंधु। अब जब ये बनता है तो देख रहा है कि भाई जो बन रहा है इसके मदद से सब मर रहा है, कारण क्या है? ऐसा करो इसी को मरवा दो, तो इस सैयद बंधु को अब मरवा देता है।
तब तब इसका शासन ज्यादा दिन तक चला। तो कहने का मतलब है इसका शासन काल तो देख लो 19 से लेकर 48 तक चलता है। देख लो 19 से लेकर 48 तक इतना दिन चला। इसका मतलब क्या है, इसका लड़का भी आता है तो आगे चलता है शासन, तो सैयद बंधु को ही मरवा देता। ठीक है, अब हत्या करवा दिया। अब जो है हत्या जब हो जाता है तो इसको जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ सुंदर होगा। सुंदर युवती के प्रति अधिक लगाव था इसके जो शासक बना मोहम्मद शाह, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि मोहम्मद रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह। इस बात को ध्यान रख लीजिए। इसने जजिया अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, मतलब जजिया को समाप्त करने वाला, अब इसके बाद कभी जजिया लागू नहीं होगा, तो इसी ने अंतिम रूप से, तो पूछा गया है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद सूबेदार खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, मतलब कहने का मतलब है इसके सूबेदार जो है ना खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इस बातों को ध्यान रखना है। सूबेदार की बात कर लेते हैं थोड़ा। सूबेदार कौन था, तो कहने का मतलब जब ये शासक बना तो शासक धीरे धीरे मुगल का पतन होने लगा, तो जहां जहां भी अभी खुद रंगीला था, मतलब इस तो खुद लड़कियों के पीछे भागने वाला, तो लड़की के पीछे भागने वाला, तो ऐसे व्यक्ति में तो रंगीला आदमी को क्या पता राज किधर है पाठ किधर है। ठीक है, सूबेदार बना दे भैया तुम शासन करो, तो सूबेदार कहा कि देखो राजा तो कुछ सोचता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करते हैं कि हम लोग इसका राजे बन जाते हैं, जहां जो क्षेत्र दिया उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहिए भैया आज से ही मेरा है, किसी का नहीं है। ठीक है, तो सादत खां था इसका एक सूबेदार, इसने अवध में राज कर रहा था, तो अवध में कहा कि अब अवध मेरा हो गया, अवध को खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर उसके बाद चिनकलीज खां जो है ना निजाम उल मुल्क उसका मेन नाम था, तो हैदराबाद को इसने क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, कहा कि हैदराबाद अब मेरा है। ठीक है, इस तरह से मुर्शिद कुली खां बंगाल में था, उसने कहा कि यह मेरा है, बंगाले मेरा है। ठीक है, इस तरह से सादत कर्नाटक को कहा कि मेरा है। ठीक है, उसके बाद है चूरामन एवं बदन शाह भरतपुर को अपना घोषित कर लिया। इस तरह से जहां जो भी सूबेदार थे सब ने अपना अपना बना लिया, तो मुगल का पतन होना यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे मुगल खात्मा हो रहे हैं। इसके समय, अब इस मोहम्मद शाह के समय एक आक्रमण होता है जो कि हम पहले भी आपको बताए थे, नादिर शाह। ठीक है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण हुआ था। ठीक है, और आक्रमण के कारण ईरान के नेपोलियन इसको कहा जाता है, मतलब ईरान के नेपोलियन के नाम से इसको जाना। पूछा जाता है कि नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। और नेपोलियन तो खुद है फ्रांस का बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, तो इस तरह से नेपोलियन को याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसने जो है ना 57 दिन तक कत्लेआम मचाया था दिल्ली पर। जब ये आक्रमण किया तो टोटल 57 दिन तक लोगों को काटता रह गया। सोच लीजिए कितना बड़ा कत्लेआम मचाया था। अब एक शासक को गड़बड़ाने से कितना बड़ा आक्रमण हो सकता है, कितना हानि हो सकता है, समझ सकते हैं। तो 57 दिन तक इसने क्या किया, कत्लेआम मचाया। 70 करोड़ धन लूट के ले गया उस समय, 70 करोड़ का धन उसने लूट के ले गया। ठीक है, मयूर सिंहासन को भी लूट ले गया। जैसे हम पहले भी बताए थे कि मयूर सिंहासन बनाने वाला शाहजहां, जिसने अकाल तख्त मतलब तख्त ताउस की बनाया था, और उस पर पहला शासक था जो बैठा था, और ये अंतिम शासक है मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह है, ये अंतिम रंगीला बादशाह है जो बैठा, और उसके बाद नादिर शाह आक्रमण किया और उसको उठा करके ले गया। उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, करोड़ों का था, इस बात को ध्यान रखेंगे, और सोना से तो भरल था ही था, इसने ले गया उठा करके। ठीक है, यह इसका सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, मतलब मोहम्मद शाह जो है ना अंतिम शासक। अब उसका लड़का आता है अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आता है, हाँ 48 में हो जाती है उसकी मृत्यु, 1748, तब 48 के बाद उसका लड़का बन जाता है। तो अब इसके पास मोहम्मद शाह के बाद, उसके बाद जो है ना अहमद शाह आ जाता है, तो याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह का लड़का कौन हुआ, अहमद शाह। ठीक है, अब यहाँ से 1748 से लेकर के 1754 तक ये शासक बना रहता है। मोहम्मद शाह का लड़का है ये, पहला की बता ही चुके हैं, अयोग्य और भ्रष्ट था ये, मतलब कोई काम का नहीं था ये, मतलब एकदम भ्रष्ट शासक था ये। बाप तो था ही था थोड़ा थोड़ा, बेटा उससे भी भ्रष्ट था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ईरान में नादिर शाह मर गया, नादिर शाह जो लूट के ले गया था ना धन, वो नादिर शाह मर गया, तब मर गया तो उसका लड़का बन जाता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, हाँ ईरान में बनता है। तो इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब जो आक्रमण होगा तो वो नादिर शाह का नहीं होगा, अब अहमद शाह का होगा। किसका होगा,
अहमद शाह का। तो ईरान में जो है ना वो अब मरने के बाद अब अहमद शाह का राज आता है। तो पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके शासन में हुआ? तो अहमद शाह के शासन में अहमद शाह अब्दाली आया। इस बात को ध्यान, हाँ इस बात को ध्यान, 7 बार इसने आक्रमण किया था। तो अहमद शाह का आक्रमण किसके हुआ? तो अहमद शाह के समय ही हुआ। लेकिन अहमद शाह यहाँ मुगल शासक थे, इधर अहमद शाह अब्दाली ईरान के शासक थे। इस बात को ध्यान रखना है। और तो ये इसीलिए एक कहावत इसके समय में आ गया कि खाता पीता लाहिदा रहदा, माने रहदा अहमद शाहिदा। मतलब कहने का मतलब खाओ पियो जो ही शरीर में लग जाएगा, और नहीं तो बचेगा तो सो ना अहमद शाह लूट के ले जाएगा। तो इस तरह की कहानी पंजाब में प्रचलित हो गया था। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि बार बार 7 बार आक्रमण हुआ तो कम थोड़ी ना हुआ, कई बार हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में जब भी जो भी धन कमा के रखता था सब लूट करके आता था और लूट के ले जाता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो इसीलिए कहा गया कि खाता पीता लाहिदा और रहदा अहमद शाहिदा, मतलब जो रहेगा सो अहमद शाह का हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अहमद शाह को भी आप समझ गए। अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो 100% है कि उत्तर मुगल काल भी क्लियर हो जाएगा और याद करने में भी काफी परेशानी नहीं होगी। तो कैसे कैसे हमने बताया कि जहांदर शाह आया, फिर उसका भतीजा फर्रुखसियर आया, फिर उसका चाचा का लड़का रफीउद्दौला आया, फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह मर जाता है तो आ जाता है उसका बेटा अहमद शाह। तो क्या एक सीरीज में याद नहीं हो गए? 100% याद हो गए। अगर शुरू में हम सीधे चार्ट बना के छोड़ देते तो कभी वो याद होने वाला नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए। आइए देखिए, अब उसके बाद फिर से तख्ता पलट होता है। अब उधर सबसे जो पहला जहांदर शाह का लड़का होता है वो अब बनता है शासक। अब फिर से जहांदर शाह के कब्जा में आलमगीर द्वितीय जो है ना उसी का है लड़का है, जो कि अब आ जाता है फिर से भतीजा करते हुए। अब यहाँ पे आ गया फिर से नादिर शाह का लड़का। ठीक है, अहमद शाह इसका कौन था? चाचा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अहमद शाह चाचा था, तो चाचा के जो है ना भतीजा जो है बनता है। इस बात को ध्यान रखिए। जहांदर शाह का लड़का था, ये किसका लड़का था? जहांदर शाह का लड़का। ठीक है, चचेरा भाई होगा, चाचा नहीं होगा। ठीक है, अहमद शाह चूंकि मोहम्मद शाह का लड़का था ना, तो मोहम्मद शाह भी तो उसके भाई का लड़का था। तो जहांदर शाह जो है ना इसका चाचा नहीं होगा, जहांदर शाह का लड़का ही हुआ। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, अहमद शाह लड़का हुआ। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये रिलेशन आप देख लीजिएगा एक बार। और तो इससे क्या है कि पलासी की लड़ाई होता है इस आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया अभी तक। मतलब ये पूछा गया है कि आलमगीर द्वितीय के काल में कौन लड़ाई हुआ? तो पलासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला और औरंगजेब के बीच हुआ था, जो कि आपको पता है जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी। तो पूछा जाता है कि 1757 की जब क्रांति हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। बस इतना ही पूछा गया है अभी तक, और उतना ही पूछा जाएगा। अब है उसका लड़का बन जाता है शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जब जाता है तो उसके लड़का बन जाता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल थोड़ा लंबा रहा है, 1759 से लेकर के 1806 तक रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा दिन तक रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। आलमगीर इसका पिता था। मृत्यु के बाद जो है ना शासक बन जाता है, बिहार में राजा बना। अब ये जो है ना बिहार में राजा बना। इस बात को ध्यान रखेंगे। दिल्ली में कामबख्श का पोता शाहजहां तृतीय, जैसा कि हम बताए हैं कि बिहार में बनता है आलमगीर द्वितीय और दिल्ली में बनता है शाहजहां तृतीय। लेकिन शाहजहां तृतीय को क्या होता है, दोनों में हो जाता है लड़ाई। तो शाहजहां तृतीय हो जाते हैं खत्म। तो आलमगीर मतलब आलमगीर द्वितीय का बेटा शाह आलम द्वितीय ही शासन रह जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बीच में शाहजहां तृतीय आ गया था। दोनों की लड़ाई में शाह आलम की गद्दी मिली और इसके समय 1661 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। 1761 सॉरी। तो याद रखिएगा कि एक 1761 एक याद रखना है आपको 1764 बक्सर की लड़ाई भी इसी के शासनकाल में हुआ। तो जो सिराजुद्दौला का लड़ाई हुआ अंग्रेज के साथ, तो वो हुआ था आलमगीर द्वितीय के साथ। लेकिन शाह आलम द्वितीय के साथ 1764 का लड़ाई हुआ है और पानीपत का लड़ाई हुआ है। तो दो याद रखेंगे कि 2 युद्ध हुए और 1765 में इलाहाबाद की संधि भी होती है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई, ये सारे चीज किसके बीच हो रहा है? तो शाह आलम द्वितीय। आलमगीर के बाद शाह आलम, आलमगीर के बाद आता है शाह आलम। आलमगीर गिरने से आया शाह आलम। ठीक है, शाह आलम। इस बात को ध्यान रखिए। आलमगीर गिरा, गिरने से आया शाह आलम। तो इस बात को ध्यान रखने से पता रहेगा, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन बना रहेगा। आगे चल करके अंधा हो गया ये।
अंधा बन के भी शासन किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1803 में अंग्रेज के संरक्षण में चला गया। मतलब जैसा कि पता है कि 1764 में जो लड़ाई होता है बक्सर का, ये बक्सर का लड़ाई जो है 3 गो राजा, हिंदुस्तान के 3 राजा, एक बंगाल के शासक, एक दिल्ली के शासक, एक अवध के शासक, तीनों राजा मिल करके जो है ना शाह आलम द्वितीय अवध के शासक थे, और औरंगजेब के साथ हुआ होता है, लास्ट में संधि होता है, और संधि के अंतर्गत तीनों के तीनों जो है ना अंग्रेज का ही संरक्षण में चले जाते हैं। तो इस तरह से अब आ जाता है अंग्रेजों का नींव पड़ जाता है, अंग्रेज अब राजा बनेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो भी राजा बनेंगे वो अंग्रेज के चमचा ही बनेंगे। आगे समझे। अब अकबर द्वितीय आते हैं। तो अकबर द्वितीय का कहानी ज्यादा नहीं है, बस शाह आलम इनके पिता थे, और मृत्यु के बाद गद्दी मिली, और गद्दी मिलने के बाद जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, अब काहे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, सुन लीजिए, थोड़ा सा कहानी है। जब अंग्रेज काफी शासन करने लगे, काफी शोषण करने लगे यहाँ के लोगों को, बात नहीं मानने लगे, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहे कि आप एक पत्र लिख के हम दे रहे हैं, आप इस पत्र ले जाकर के और इंग्लैंड के महारानी को दे आइए। लिखे थे कि भाई हमारे यहाँ जो आपका जो कंपनी है काफी शोषण कर रहा है, जो कि एक बहुत घटिया कार्य कर रहा है, इस तरह की बातें लिख करके दिए थे पहुंचाने के लिए। समुंदर उस पार लंदन पड़ता है, तो इसीलिए वो गए थे ना, तो इसलिए उनका नाम राजा रख दिया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है। अब है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1800 जो है ना ये 1856 से होगा, कहां तक था? 37 होगा, 37 से लेकर के 57 तक था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अकबर द्वितीय की लड़ाई जो है, लड़ाई होता है, और लड़ाई होने के बाद अकबर द्वितीय लड़का था इसका, और लड़का था इसका मतलब कहने का मतलब है कि उसी का लड़का था, और राजा बनता है उसके मरने के बाद। इसे लाल किले से बाहर निकाल दिया गया। मतलब एक ऐसा शासक था जो अब अंग्रेज का इतना चलती हो गया कि अब मुगल शासक को खुद निकाल दिया, कहा कि तुम लाल किला से निकलो, अब लाल किला मेरा है। तो पूछा जाता है कि लाल किले से उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसको लाल किले से निकाल दिया गया था। तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहिए, वही है। 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया। भाग लेने के कारण इसको पकड़ करके रंगून जेल, जो आज बर्मा में पड़ता है, भेज दिया गया। 1862 में ही वही मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसका कब्रगाह भारत में न है, तो वो है यही बहादुर शाह जफर या द्वितीय। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। यह एक शायर था। जब इसको पकड़ लिया गया और रंगून जेल में भेज दिया, तो जेले में कहा था कि ना तो किसी के आंखों का नूर हूं, ना तो किसी के आंखों का नूर हूं, और ना ही तो दिल का करार हूं। ठीक है, मैं तो किसी के काम आ न सका, वो बुझता हुआ चिराग हूं। यानी कहने का मतलब अब अपने आप पर पछतावा हो रहा है बेचारा को, और पछतावा होने के कारण उसने शायरी लिखा था। तो इस शायरी को भी याद किया जाता है, किस लिए? क्योंकि ये एक शायर था, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे अब हम आपको खत्म करा दिए हैं मुगल, मतलब पूरा उत्तर मुगल आपको खत्म करा दिए आज, अभी के अभी करा दिए हैं। लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए। रिवीजन, बहादुर शाह बनता है मुअज्जम नाम का व्यक्ति बहादुर शाह नाम से बनता है। उसके बाद आता है उसका जो लड़का है जहांदर लंपट, मतलब ये जो है ना एक बहुत ही कमजोर शासक था, और कमजोर शासक होते हुए भी इसका जो जुल्फिकार जो था, उसने क्या करा दिया था, उसको गद्दी दिला दिया था। इस तरह से ध्यान रखना है। तब उसका भतीजा जो है ना राजा बन जाता है। अब भतीजा राजा बनता है, तो फिर उसके बाद सैयद बंधु के मदद से बनता है। अब सैयद बंधु के मदद से जब बनता है, तो सैयद बंधु क्या करते हैं कि इसको भी मरवा देते हैं, मतलब ज्यादा हीरिंग बीरिंग करते हैं। तो अब हीरिंग बीरिंग करने के बाद बीमारिया को लगा देते हैं। अब बीमारिया को अपने मृत्यु हो जाता है तुरंत। ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाता है। तब उसके बाद जो है ना मोहम्मद शाह, अब कोई ना बचा तो लास्ट में मोहम्मद शाह करने जाते हैं, उनको भी बना देते हैं उन्हीं। लेकिन मोहम्मद शाह तो अपने होशियार होते हैं, कहते हैं अच्छा बेटा तू हमको सबको उल्लू बना रहा है ना, इस बार तुमको मरवा देते हैं। तो इसको मरवा दिया सैयद बंधुओं को। इस तरह से अब उसका बाद ये शासन करता है, ये भी मर जाता है। तो इसके बाद उसका लड़का आता है अहमद शाह भी शासन करता है। और अहमद शाह के शासन काल में अहमद शाह के आक्रमण हुआ है, जैसा कि हम बता दिए हैं। और उसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है,
और द्वितीय आलमगीर द्वितीय अब जो है ना तख्ता पलट करके फिर जहांदर शाह के लड़का के यहाँ शासन आ जाता है आलमगीर द्वितीय। इसके मरने के बाद शाह आलम द्वितीय आता है, और शाह आलम द्वितीय जब मरता है तो अकबर द्वितीय आता है, और अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर आता है। 1857 की क्रांति होती है और वहां चला जाता है रंगून। रंगून से वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहां पे उसने एक शायरी भी लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो अंतिम सम्राट मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय कहिए बराबर है, ठीक है। अंतिम तख्त ताउस पर बैठने वाला व्यक्ति तो रंगीला, जिसको मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि वो आपको बता ही दिए हैं। अंतिम बार बैठा क्योंकि नादिर शाह इसी के समय आया। नादिर शाह कहा कि भैया अब हमको दे दो, लेके 70 करोड़ का ले गया, ठीक है। अब है तख्त ताउस बनाया किसने था? तो शाहजहां ने बनाया था, और पहली बार वो बैठा भी था। 1761 की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो नहीं कब, मतलब 1761 की लड़ाई कौन सी लड़ाई है? तो पानीपत की लड़ाई है, जो कि तीसरी लड़ाई है, और अहमद शाह अब्दाली और इसके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? तो वही रंगीला बादशाह के शासनकाल में होता है। घृणित कायर किसको कहा गया? तो फर्रुखसियर को कहा गया है। घृणित कायर किसको कहा गया है? फर्रुखसियर। काहे कहा गया है? कि वो बड़ा डरपोक आदमी था, लेकिन क्या की फर्रुखसियर जो है ना डरपोक था, लेकिन सैयद बंधु के मदद से वो राजा बन गया था, ठीक है। रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद शाह, अभी बता दिए हैं। लंपट मूर्ख किसको कहा गया है? तो फर्रुखसियर को लंपट मूर्ख कहा गया है, ठीक है। और बहादुर शाह, जो बहादुर शाह जहांदर शाह था, उसको क्या कहा गया है जी? फर्रुखसियर को लंपट मूर्ख कहा गया कि जहांदर शाह को कहा गया? बताओ। घृणित कायर कहा गया फर्रुखसियर को, और लंपट मूर्ख कहा गया है जहांदर शाह को। इस बात को लंपट मूर्ख इसलिए कहा गया कि वो लापरवाह था, इसलिए। जहांदर शाह अपने कामों में लापरवाह थे, इसलिए लंपट मूर्ख जहांदर शाह, और फर्रुखसियर थे घृणित कायर। जुल्फिकार खां किसका वजीर था? जुल्फिकार के मदद से जहांदर शाह बना था, इसीलिए जुल्फिकार उसी का वजीर था। जजिया कर समाप्त किसने कर दिया था? तो मोहम्मद शाह बादशाह ने, मतलब रंगीला बादशाह ने। अंतिम रूप से कौन शासक किया? तो अंतिम रूप से शासन करने वाला वही है बहादुर शाह जफर। साहेब खबर किसे कहा गया? साहेब खबर किसे कहा गया जी? जहांदर शाह को तो साहेब खबर कहा गया है, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। साहेब खबर जहांदर शाह को ही कहा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, एक बार देख लीजिएगा वीडियो पुनः। रंगून किसे भेजा गया? तो रंगून भेजा गया है, आपको ध्यान रखना है, बहादुर शाह जफर को भेजा गया है। और बहादुर फर्स्ट का मूल नाम क्या था? बहादुर फर्स्ट का मूल नाम मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम। तो इस तरह से ये प्रश्न आए हुए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें एक आध का मिस्टेक हो गया है, उसको आप खुद से सुधार लेंगे, हो सकता है कि हम मिस कर गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मुगल काल पूरा समझ में आ गया होगा, और मुगल काल अगर आप एक बार पूरा देख लेते तो 100% क्लियर हो जाएगा।